जी, सभी को नमस्कार। तो चलिए इसको पूरा करते हैं। तो इस चर्चा से एक तो ये निकल के आया कि मानव मानव में, हाँ जी नमस्कार, चलें, मानव मानव में समानता का एक आधार मिला और सबकी मंजिल एक है। तो कम से कम धरती के सभी मानव एक हैं, उसका एक आधार हमको मिला। धीरे धीरे आगे और बढ़ेंगे। दूसरी बात मैंने ये कहने की कोशिश की कि इससे जैसे ही हम ये पहचानते हैं कि हम सबकी मंजिल एक है, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, अपनेपन का एहसास, जैसे जैसे आगे चलेंगे ये और बेहतर क्लैरिटी आएगी। तीसरी बात, और मेरे को लगता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट ये मिला कि यदि मैं जो कुछ भी करता हूँ मेरे सुखी होने के अर्थ में करता हूँ, तो मेरे अहंकार को हैंडल करने का और दूसरा अति अपेक्षाएं से मुक्ति का एक ठोस आधार मिलता है और एक व्यावहारिक आधार मिलता है। अपने अहंकार और अति अपेक्षाएं, मेरे लिखा हुआ ठीक से नहीं दिखता होगा ना? अच्छा, नहीं पढ़ने में नहीं आ रहा है, आ रहा है पढ़ने में, है ना? ये मेरे को लगता है कि बहुत व्यावहारिक और बहुत, केवल इस बात पे ध्यान जाने मात्र से हमारी ज़िंदगी में बहुत हल्कापन आता है। क्योंकि महिलाओं में भी लगातार ये रहता ही है कि मैंने परिवार के लिए इतना किया, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया। पुरुष में भी आता ही है कि मैंने समाज में इतना किया, है ना? तो हमेशा इतना मैंने किया तो वह अहंकार में ही जाके जुड़ जाएगा, और मैंने इतना किया वो अति अपेक्षाओं के रूप में जुड़ जाएगा। अति अपेक्षाएं पूरी नहीं होंगी और वापस रिएक्शन आएगा। ये एक बड़ी दुर्घटना है जो केवल इसलिए घट रही है कि हमारा मूल्यांकन ठीक नहीं है। तो एक बात ये निकल के आई कि हमने किसी के लिए कुछ नहीं किया तो हम बहुत आराम में रहते हैं, है ना? जैसे मैं लगातार घर से बाहर रहता हूँ, लगातार लगभग 5 दिन ऑन एन एवरेज, मैक्सिमम 10 दिन महीने में घर जाऊंगा, जो भी कभी कभी वो भी नहीं होता है। और बिना किसी आर्थिक अपेक्षा के ही पूरे देश में काम कर रहे हैं और पिछले 20 साल से कर रहे हैं, कोई नया काम नहीं। और मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे जैसे और भी हमारे मित्र हैं। तो हम तो बहुत भारी काम कर रहे हैं, है ना? लगातार राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, NCR, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल, उत्तराखंड। तब इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। जो कुछ कर रहे हैं हमको अच्छा लगता है इसलिए कर रहे हैं, अपने ही और बेहतरी के लिए कर रहे हैं। तो किसी से कोई अति अपेक्षा नहीं है, अनावश्यक अपने अहंकार का पोषण नहीं है। तो अपने आप में भी आराम में रहते हैं और हम फिर सबके साथ में भी आराम में रह सकते हैं। तो मुझको लगता है कि यदि मैं अभी सभा से पूछूं तो कितने लोगों को यदि इस बात पे ध्यान जाता है कि आज तक मैंने जो कुछ भी किया है, चाहे परिवार के लिए किया, क्या समाज में किया, देश के लिए किया, बेसिकली ऐसा करना मेरे सुखी होने के लिए मेरी ज़रूरत थी इसलिए मैंने किया। तो फिर आपको ये फीलिंग आने से आपको कैसा फील होता है ना? कैसा फील होता है? कुछ लोग शेयर करना चाहेंगे? भैया, हाँ, जैसे सब अपने सुख के लिए करते हैं तो इससे अहंकार तो औंधे मुंह गिर गया। ये तो समझ में आता है कि हम अपने ईगो को डाउन कर लेंगे। ईगो को डाउन नहीं कर रहे। ईगो अपने आप में कोई फॉल्स चीज़ था, हाँ, तो उसको डाउन क्या करें? तो था ही नहीं कोई चीज़, इसलिए ख़त्म हो जाए तो अच्छी बात है। क्योंकि आज के टाइम तो ईगो चढ़ा हुआ है ना। हाँ, वही तो प्रॉब्लम है। हाँ, लेकिन इससे ये एक नेगेटिविटी ये नहीं आती, लाइक जैसे आज मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए कुछ भी किया हो तो मैं अगर आज ये मानूं कि ये तो अपने सुख के लिए कर रहे थे, हाँ, इन्होंने कौन सा बड़ा एहसान किया। ऐसा नहीं, ये इसका मतलब है कि आपके पास अभी बाकी वाला, आगे वाला पोर्शन अभी नहीं आया है। मैं इस स्थिति के साथ रहूँगा कि मैंने इस क्लैरिटी के साथ में रहूँगा, जो कि सच्चाई भी है कि मैंने जो कुछ भी किया मेरे सुखी होने के अर्थ में किया। लेकिन जब आप मेरे सामने बैठते हो, मेरे परिवार के रूप में हो या मेरे अभी हम शिविर के रूप में हैं, तो आपको ये समझ में आता है कि किसी का सुख कितना बड़ा हो सकता है। तो एक व्यक्ति के सुख में किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है, एक व्यक्ति के सुख में सारी धरती का सुख समा सकता है। नहीं समझ में आया। एक व्यक्ति के सुखी होने का तरीका, यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि वो किसी को रेप करके सुखी होएगा, किसी को अपमानित करके सुखी होएगा, तो एक व्यक्ति का सुख किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। एक दूसरे व्यक्ति का सुख
पूरी दुनिया के लोगों के लिए सुखी होने का रास्ता खोल सकता है, तो दोनों की सुख की क्वालिटी में तो फ़र्क है। तो सामने वाले की सुख की क्वालिटी को मैं रिकग्नाइज करता हूँ, उसके श्रेष्ठ आचरण को मैं रिकग्नाइज करता हूँ, इसलिए उसके प्रति मैं सम्मान के साथ हो जाता हूँ। पर अभी तो आप कह रहे थे कि सबके प्रति अपनापन आएगा। वही तो करने वाले के मेरे भीतर तो आएगा ही। भी हम दो पार्टी हैं। मैं क्या सोचूंगा कि मैंने जो कुछ भी किया मेरे सुखी होने के अर्थ में किया। मेरे सुखी होने के अर्थ में मैंने कुछ ऐसा किया जिससे हजारों लोग सुखी हो गए। आज मेरे पास लगभग इस बात की कोई रिकॉर्ड तो हम नहीं रखते हैं, क्योंकि उस तरह का कोई काम नहीं करते हैं, लेकिन कई सौ पेयर्स ऐसे हैं, यदि वो शिविरों में नहीं आए होते तो आज वो, है ना, उनकी शादी सस्टेन नहीं करती। ऐसे हजारों कई सौ तो होंगे ही। हजारों लोग ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी में कोई बड़े चेंजेस आए हैं। कई सौ कुटुंब ऐसे हैं जिनके पूरे के पूरे फैमिलीज़ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। कई स्टेट ऐसी हो गई हैं जहां ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस जारी हैं। तो हम और हमारे मित्रों ने मिलके जो भी कुछ देश भर में किया, है ना, उससे हमारे मन में ये क्लैरिटी है कि ये हमारे सुखी होने के अर्थ में हमारे लिए साधना है, या हमारे लिए कोई ऐसा काम है जो हम उसको एंजॉय करते हैं। ठीक है, तो हम आराम में आ गए। अब जो लोग हमारे सामने बैठते हैं और जो इस बात को समझने के प्रोसेस में हम साथ मिलके चलते हैं, उनके मन में क्या फीलिंग आएगी? यदि आपकी ज़िंदगी में कोई आराम आया है तो आपका सामने वाले के प्रति कृतज्ञता का भाव आएगा कि नहीं आएगा? आपका आएगा ही। आपके मन में सम्मान का भाव आएगा, लेकिन हमारे भीतर अहंकार नहीं आए, दोनों बातें साथ साथ होंगी। आपके भीतर किसी के प्रति यदि आपकी ज़िंदगी में कोई बाहर आई है तो उसके प्रति आपके मन में सम्मान का भाव आएगा ही, ये नेचुरल है। मतलब इसको दोनों वे से लेना है कि उसने किया सुख के लिए तो वो उससे हमारा ईगो डाउन होना है, और एक कृतज्ञता का भाव रखना है क्योंकि उन्होंने जो किया उससे नेचुरली। मान लिया आदरणीय नागराज जी के साथ बैठ के हमने इस बात को समझे, मतलब हमारे ज़िंदगी में सबसे बड़ी कमाई ये है कि हमको आदरणीय नागराज जी के साथ जीने का मौका मिला। हमारी सबसे बड़ी कमाई ये है। हमको ऐसे पुरुष को, एक ऐसे व्यक्ति के साथ, ऐसे व्यक्ति को देखने, जीने, समझने का मौका मिला कि हमको पता चला यार आदमी की हाइट कितनी हो सकती है, आदमी कितना बड़ा हो सकता है। अब उतना बड़ा जो एहसास अपने भीतर है वो तो वैसे ही परेशान नहीं होने देगा, क्योंकि कंपैरिजन वहाँ से हो रहा है। एक श्रेष्ठ आचरण के साथ हम कैसे जी पाएँ, हम कैसे अधिकतम उपयोगी हो पाएँ, तो इससे हर व्यक्ति अपनी स्थिति में नॉर्मल भी रहेगा और साथ में उस कृतज्ञता को भी पहचानेगा, उस ऊंचाइयों को भी पहचानेगा, उस उपयोगिता के विस्तार को भी पहचानेगा, जहाँ वो और अधिक उपयोगी होता जाएगा। और जिस इंसान का सुख दूसरों के लिए दुख का कारण बन रहा है, उसके प्रति क्या भाव? उसके प्रति चलो समझदारी की परिभाषा लिख लो। समझदारी की परिभाषा, समझदार आदमी किसको बोलेंगे? समझदार आदमी कौन? नंबर 1, स्वयं गलती नहीं करना। स्वयं गलती नहीं करना, दूसरे की गलतियों को ठीक करने की क्षमता के साथ बने रहना, कर नहीं देना, बने रहना। दूसरे की गलतियों को ठीक करने की क्षमता के साथ बने रहना। आवश्यकता अनुसार सभी के लिए सहयोग उपलब्ध कराना। ठीक, आवश्यकता अनुसार अनकंडीशनली सभी के लिए सहयोग उपलब्ध कराना। और जिसको ऐसा भ्रम है कि वो समझदार है तो वो समझदार कैसे होगा, उसकी भी पात्रता विकसित करना। जो सुपात्र नहीं है उसकी पात्रता भी विकसित करना, ये सब समझदारी के दायरे में आएगा। तो स्वयं गलती नहीं करना, दूसरे की गलतियों को ठीक करने की क्षमता के साथ बने रहना, आवश्यकता अनुसार सहयोग उपलब्ध कराना, और जिसकी पात्रता अभी नहीं है उसकी पात्रता भी विकसित करना। तो सारा झंझट खत्म हो गया भैया। लेकिन दूसरे की गलतियों को ठीक करना तो क्षमता के साथ बने रहना। आपको ठीक जीता हुआ देखता है, वो पूछता ही है कि आप कैसे जीते हो, आप बता देना। नहीं, उसको रियलाइज ही नहीं हो रहा तो अभी आप मत छोड़ दो, बहुत चोट खा के आए हो ऐसा लगता है।
अभी अपने साथ बने रहो नहीं तो सुन भी नहीं पाओगे। इसलिए छोड़ दो उन सबको, उनको उनके हाल पे छोड़ दो। आप एक मानव हो, बस अपने साथ चलो। मैं कैसा हूँ, मैं चाहता हूँ कि नहीं चाहता हूँ, मैं तो चाहता हूँ, है क्या, बाद में करें। भैया थोड़ा अहंकार के बारे में थोड़ा बता दीजिए। अहंकार मतलब इसको क्या, कैसे, अहंकार का परिभाषा में मतलब, कैसे इसको समझेंगे? परिभाषा का इतना ही मतलब है, अहंकार का मतलब है मैं जो करता हूँ उसका अधिमूल्यन करना। मेरी वजह से इतना सारा काम चल रहा है, मेरी वजह से घर चल रहा है, मेरी वजह से देश चल रहा है, मेरी वजह से समाज चल रहा है। ये जो अधिमूल्यन है, इसी का नाम अहंकार है। और जो जैसे मान लो ज्ञान के रूप में कहा जाता है, तो ज्ञान के मामले में कैसे कहेंगे अहंकार है? क्या ज्ञान नॉलेज। ज्ञान का मतलब है कि मैं नहीं समझता हूँ और मैं ये मानता हूँ कि मैं सब कुछ समझता हूँ, और जिंदगी में रिजल्ट है नहीं, जिंदगी में कोई रिजल्ट है नहीं, ना अपने भीतर सुकून है, ना संबंध में कोई सुकून दिखाई देता है। परिवार में बंटवारा हो रहा है, हम कहें कि ज्ञानी है, तो कैसे माना जाए? तो इसका मतलब है कि जो अपने भीतर एक मानव में, स्वयं में जो भाव और विचार निर्विरोध है, तो मैं चेक कर लूँ कि मेरे भाव और विचार निर्विरोध है, मेरे भाव और विचार में समाधान ही समाधान है, या मेरे को बार बार लगता है कि लोग तो नहीं सुधरेंगे, लोग तो नहीं सुनेंगे, लोग तो करना ही नहीं चाहते हैं, लोग तो खराब ही होते हैं, है ना। इसका मतलब लोग खराब नहीं है, हमारी अयोग्यता है कि हमको उनको हैंडल करने की योग्यता नहीं है। तो अपनी अयोग्यता को मैं दूसरे के ऊपर डालता हूं, ऐसा। हाँ जी, यहाँ पे आने से पहले ऐसा एकदम व्यवहार था जैसा आपने बताया था कि समाज में किसी के प्रति सम्मान नहीं है। हाँ। टीचर्स के प्रति सम्मान खत्म, घर वालों के प्रति सम्मान खत्म, और सारे सिस्टम के प्रति सम्मान खत्म। बिल्कुल, ये कॉमन है, ये कोई आप में स्पेशल है ऐसा नहीं है। हाँ। ये अभी का यूथ में ही जनरल है, कम और ज़्यादा। नहीं पता है क्योंकि वो करप्शन दिखता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों करेगा सम्मान, हाँ, क्यों करेगा? वो सेंस ऑफ मोरालिटी खत्म लोगों में। हाँ हाँ। तो वो बात काफ़ी दिल को छुई। उसके बाद ये बताना चाहूँगा कि दी अवेकन्ड यूथ करके मेरा एक ब्लॉग है। अवेकन्ड न्यूज़, दी अवेकन्ड यूथ। दी अवेकन्ड यूथ, हाँ, शानदार। तो वो ब्लॉग का यही पर्पस था कि मैं युवा शक्ति को काफ़ी मानता हूँ। बहुत बढ़िया। क्योंकि लोग जो जिनकी उम्र बढ़ती जाती है तो वो सोचना बंद कर देते हैं। बिल्कुल ठीक। तो यही उम्र है जिसमें आप सीख सकते हो सही चीज़ें या गलत चीज़ें। बहुत बढ़िया तो इसी सोच के साथ मैंने ये ब्लॉग शुरू किया था जी। तो एक छोटी सी बात बोलना चाहूँगा कि आपने कहा कि जो भी करते हैं हम अपने सुख के लिए ही करते हैं। तो मेरे अंदर वो एक भाव था कि हाँ, सेल्फलेसनेस का, कि मैं कितना सही काम मैंने शुरू ये कर भी दिया। एक अहंकार है। हाँ, कितना सही काम मैंने शुरू कर दिया। हाँ, हाँ, कि मैं ना सिर्फ अपने भले की सोचता हूँ, दूसरों के भले के भी सोचता हूँ। हाँ। और अपने जूनियर्स की हेल्प करता हूँ या फिर अपने दोस्तों की हेल्प करता हूँ। तो मतलब मेरी बहुत बड़ाई है इस सारे नैरेटिव में। हाँ। तो ये कहीं ना कहीं ढह गया है। तो थैंक यू सर। गुड, अच्छा है अभी ढह गया है, 20 साल में और कितना बड़ा हो जाता, इसको गिराना फिर बहुत मुश्किल था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इससे कितने लोगों को अपने में कोई बात पहुंचती हुई नज़र आ रही है कि मैं जो भी करता हूं मेरे सुखी होने के लिए करता हूं? तो आपकी ज़िंदगी में कोई आराम आपको महसूस हो रहा है? कितने लोगों को? गुड, बहुत बढ़िया। आज रात को गोष्ठी में शेयर करना, है ना। देखिए, गोष्ठी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसमें 1.5-2 घंटा बढ़िया बैठो, बिल्कुल अपना दिल खोल के बात करो, टू दी पॉइंट बात करो, दूसरे आपकी बात सुन के। जब भी आप किसी अपने दिल की बात को शेयर करते हैं, आप अपने भीतर आए चेंज को शेयर करते हैं, तो सामने वाला सुनना चाहता है। आप किस्सा कहानी सुनाना चाहते हो, सब बोर होते हैं। तो कृपया करके इस बात का ध्यान बनाए रखें कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ ये सामने वाला इसको सुनना भी चाहता है कि नहीं चाहता है, कि मैं गर्म हवा निकाल रहा हूँ, है ना, गर्म हवा। ठीक, मेरी बात कहने की कोई उपयोगिता भी है कि नहीं है, इस बात को ध्यान में रखते हुए गोष्ठी के समय में दिन भर में जो भी उपलब्धि हुई,
जो भी क्वेश्चंस हमारे मन में आते हैं उनको आपस में शेयर करें, है ना। जैसा आपने समझा, हो सकता है ऐसा ध्यान किसी का नहीं गया होगा, जैसा क्वेश्चन आपके मन में आया हो सकता है ऐसा क्वेश्चन भी किसी के, तो हमारे क्वेश्चन भी और हमारी उपलब्धियां भी एक दूसरे को प्रेरणा देती हैं। चलिए, तो मेरे को लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत प्रैक्टिकली काम करता है। तीसरी बात तो एक सेंस ऑफ सबकी बिंजिल, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, एक अहंकार की बात हो गई। और क्या, हम व्यवहार में प्रतिक्रिया से मुक्त हो सकें, प्रतिक्रिया से मुक्त हो सकें, इसके लिए भी बहुत पावरफुल टूल है। कैसे? अब सामने वाला जो कुछ भी कर रहा है, अब ये समझ में आ जाए कि वो अपने सुखी होने के लिए कर रहा है, आपको दुखी करने के लिए नहीं कर रहा है। हम तब एग्रेसिव होते हैं जब कोई मेरे वजूद पे संकट खड़ा करता है, मेरे होने को ललकारता है, तब हम ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं। अभी यदि मेरा ध्यान जाता है तो पता चलता है कि वो मेरे को कुछ नहीं कह रहा है, वो अपने में ही अपने सुखी होने के लिए ऐसा कुछ कर रहा है। जैसे मैं एक दो एग्जाम्पल देता हूँ ताकि आपका ध्यान चला जाएगा। जैसे परिवार में किसी को ऊंची आवाज़ में बात करने की आदत होती है और ये सामने वाले को बहुत, या उसको बहुत कमांडिंग, क्या बोलते हैं, मतलब मैं जो कह रहा हूँ वही सही है। कई बार हमारे पिता, जैसे मेरे पिता एक ऐसे पिता हैं, अधिकांश नॉर्थ इंडिया में पिता ऐसे ही होते हैं, है ना, वो अंग्रेजों के ज़माने के जेलर होते हैं, है ना, सामान्यतः नॉर्थ इंडिया में ऐसा है ना। तो यदि मेरे को लगेगा कि ये हर समय मेरे, मतलब यहाँ मेरा कोई वजूद ही नहीं है, तो मैं बहुत रिएक्ट कर सकता हूँ। अब मुझको समझ में आता है कि जिस तरह का उनका पालन पोषण हुआ है और जिस तरह का उनका अपना व्यक्तित्व है, तो ये उनके व्यक्तित्व के एक्सप्रेशन है। वो मेरे को कुछ कहना चाह रहे, मेरे वजूद को नहीं मानते हैं, उसकी बजाय मैं ये समझ पाता हूँ कि ये उनके पर्सनैलिटी का एक एक्सप्रेशन है। उनके सुखी होने की तलाश में या उनके सुख की तलाश में जो भी उनकी कंडीशनिंग है, उसके चलते उनका बिहेवियर ऐसा है। मेरे को वो दुखी करना नहीं चाहते। जैसे ही मुझको ये स्वीकार होता है कि सामने वाला जो कुछ कर रहा है वो अपनी आदत के कारण कर रहा है, उसकी आदत, उसकी कंडीशनिंग में ऐसा है। जैसे हमारी एक आंटी थी दिल्ली में, पोछा लग गया और आपने पोछे में पैर रख दिया तो भाई साहब आपने अपनी कब्र में पैर रख दिया। उसके बाद वो क्या बोल देंगी, है ना, वो कुछ भी हो सकता है। फिर अब उसकी कंडीशनिंग है कि पोछा लग गया मतलब फिर जब तक वो सूख नहीं जाए उसमें किसी का पैर नहीं पड़ना है। किसी की कंडीशनिंग ऐसी हो सकती है। तो कितनी तरह की कंडीशनिंग परिवारों में होती है, वो हमको कभी बहुत ध्यान देंगे तो पता चलता है, नहीं तो बस ऐसे लगता है कि ऐसे करता है, ये ऐसे करता है, इसकी आदत ऐसी है ना। एक बार ये ध्यान जाएगा कि मानव जो कुछ भी करता है उसके सुख की तलाश में करता है, उसकी अपनी जर्निंग है, उसकी अपनी मान्यताएं हैं, कंडीशनिंग है। यदि मैं उसको ऑब्जेक्टिवली देखता हूँ, है ना, तो मेरे को एक अलग व्यक्ति दिखाई देता है जो मेरे ऊपर आक्रमण नहीं कर रहा है, पर उसकी बॉडी लैंग्वेज में आक्रमण जैसा लगता है। जैसे दिल्ली गवर्नमेंट के साथ काम किया तो बहुत सारे टीचर उस दर्द के साथ होते थे। और प्रिंसिपल हमको ही काम देता है, वो हमको ही दुखी करना चाहता है। तो इस तरह की तमाम परिस्थितियां में एक बार ये ध्यान चला जाए कि सामने वाला मुझको दुखी करना नहीं चाहता है, पर वो दुखी होना भी नहीं चाहता है। उसके अपने सुखी होने के लिए मैं ही एकमात्र जरिया उसको दिखाई देता हूँ, इसलिए मेरे को काम दे देता है। तो जैसे इस बात पे ध्यान जाता है कि सामने वाला जो कुछ भी कर रहा है वो मेरे को दुखी करने के लिए नहीं कर रहा है, नंबर एक, वो भी दुखी नहीं होना चाहता है, नंबर दो, उसके सुखी होने की उसकी कंडीशनिंग ऐसी ही है, नंबर तीन। तो ऐसे में मैं रिलैक्स हो जाता हूँ, मेरे भीतर से वो प्रतिक्रिया नहीं आती है और मैं थोड़ा आराम में रह सकता हूँ। मुझको नहीं पता मैं बात कह पाया कि नहीं कह पाया। बात पहुँची? कितने लोगों तक बात पहुँची? ऐसा परिवारों में हो रहा है ना। बच्चा उठा, चादर नहीं बनाई तो बच्चे की तह बना देगी,
अब मेरा एक सवाल है इसमें, हाँ जैसे आपने बताया कि किसी का व्यवहार आया और मैंने प्रतिक्रिया दी, हाँ। और आपने एग्जाम्पल दिया कि प्रतिक्रिया वो अग्रेसिव प्रतिक्रिया थी। हाँ एक और इसमें आता है कि मैंने समझा कि मैं अग्रेसिव प्रतिक्रिया नहीं दूंगा और उसकी अपनी कोई कंडीशनिंग होगी जिसकी वजह से उसने व्यवहार किया वो। अब पॉइंट इसमें आता है कि अगर मैं उस टाइम प्रतिक्रिया नहीं देता हूँ तो मैं साइलेंट हो जाता हूँ। हाँ तो अगर मैं साइलेंट हो जाता हूँ वो भी एक प्रतिक्रिया बन जाती है। नहीं, वो तो पता चलता है कि साइलेंट कैसे होते हो, फिर चेहरे के एक्सप्रेशन क्या रहते हैं। फिर कोई अच्छा मुहूर्त निकलेगा जहाँ दोनों का संवाद चल रहा है, तो संवाद में जब कोई मुहूर्त आते हैं ऐसे, जब हमको लगता है कि अब बातचीत थ्रू हो सकती है, तब मैं ध्यान दिला सकता हूँ, देखो आपका ऐसा करना से मेरे को ऐसा लगता तो है। साइलेंट होने का रीजन वो था कि अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा, हाँ, क्योंकि अगर क्योंकि अभी बोलने का बोलूंगा तो फायदा अग्रेशन बढ़ेगा। एग्रेशन बढ़ेगा। राइट। तो अगर अभी मैं साइलेंट हो गया और मैं उस क्षण का वेट कर रहा हूँ कि जब ऐसा कोई मूवमेंट आएगा जब मैं अपनी बात कह सकता हूँ, बहुत बढ़िया। लेकिन ये जो मेरे चुप होने की प्रतिक्रिया थी ये भी निगेटिव पड़ जाती है। नहीं, वो डिपेंड कि करता है। इसमें रहता है कि आपने हम मुझे अकेला छोड़ दिया उस मोमेंट पे जहां तुम्हें आके मुझसे बात करनी थी। ठीक है, ठीक है, तो जब बात करने का मुहूर्त आएगा तब बात कर लेंगे। तो भैया ये हर परिस्थिति में तो नहीं होगा ना। आप जैसे कोई गलत कर रहा है तो आप खड़े रहो, उसको एक्सेप्ट करते रहो। आप अभी आप ही रहो, आप तो उधर फिर मत जाओ। मैं 7वें दिन ही बोलूं? नहीं नहीं, कुछ चीज़ों को मना कर दूंगा, कुछ चीज़ें अभी नहीं हो पाएंगी, नहीं, तो क्योंकि मेरे को मुझे- पता चल, जब आप नहीं बोल देते तो फिर मैं भी उसमें कहाँ से घुसूं, है ना। ये बोल रहे हैं कि वो घुस पा रहे हैं, इसलिए उनके साथ बात कर रहा हूँ। आपको लगता है कि दरवाज़ा अभी बंद है, तो दरवाज़ा पहले खुलने देते हैं तब बात करेंगे, कोई बात नहीं, क्वेश्चन लिख के डाल दीजिए। तो एक तो ये हुआ कि हम व्यवहार में प्रतिक्रिया करें, प्रतिक्रिया का मतलब एग्रेसिवनेस, हम रिस्पॉन्ड करें कि रिएक्ट करें। तो रिएक्ट करके हम भी कोई खुश नहीं होते हैं और उससे दूरियां बढ़ती हैं, कोई सॉल्यूशन भी नहीं निकलता है। तो रिस्पॉन्ड क्या करें, तो एक ये इम्पॉर्टेंट बात है। तो मेरे को लगता है कि ये कुछ बातें हैं जो केवल इससे निकल के आती हैं। यदि इतनी बात पे हमारा ध्यान चला जाता है कि मानव जो कुछ भी करता है वो अपने सुखी होने, अधिकांश समय में मानव ये भी करता है कि योजनाबद्ध तरीके से आपको नुकसान पहुंचाता है, ऐसा भी करता है, लेकिन ऐसा सामान्यतः नहीं होता है। किसी गहरी प्रतिक्रिया में ऐसा होता है, वो फिर अलग सिचुएशन है, उसकी बात अभी नहीं करेंगे। चलिए, तो काफ़ी हमारा ध्यान चला गया और इस बात को पूरा कर दें। और मेरे को अच्छा एक संवाद इस पे, जब भी पूरा करता हूँ तो मेरे को हमारा कैमरामैन याद आ जाता है। दिल्ली में त्यागराज स्टेडियम में हम लोगों ने 4-4 हज़ार टीचर्स के साथ में करीब एक ही महीने में 6 शिविर किए, और उसमें 5वें शिविर में हमारा कैमरामैन कहता है, सर इस बार मेरा भी फीडबैक होगा। बाकी लोग तो आपको एक ही बार सुने हैं, मैं तो 5 बार सुना हूँ रिकॉर्डिंग करते करते। और वो सरदार जी थे, तो उन्होंने अपना किस्सा सुनाया। तो दिल्ली में क्या है कि आदमी का सर या तो हेलमेट के अंदर होता है या कार के अंदर होता है, तो हॉर्न लोगों को ज़ोर से मारने से ही सुनाई देता है, और ट्रैफिक भी होता ही है। तो बोले सर मैं तो सरदार हूँ, मेरा तो पगड़ी के अंदर होता है, मेरे को तो साफ सुनाई देता है। तो मेरा हफ्ते में एक झगड़ा पक्का, मारपीट हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। फिर बोले मैं घर पहुँचता हूँ, 3रे माले पे घर है, दरवाज़ा खोलता हूँ, बीवी बोलती है प्याज ले आओ। तो ज़िंदगी ना नर्क हो गई। एक तो दिल्ली, ऊपर से ट्रैफिक, ऊपर से मेरा काम रात बेरात, तो ऊपर से घर जाता हूँ तो दूध ले आओ, प्याज ले आओ। बोले शिविर करके बिल्कुल ज़िंदगी में बाहर आ गई। क्या हुआ? बोले अब जब मैं ट्रैफिक में जा रहा होता हूँ और पीछे से कोई हॉर्न मारता है ज़ोर ज़ोर से, तो मैं समझ जाता हूँ ये सुखी होना चाहता है। तो अब मेरे को गुस्सा नहीं आता है। फिर मैं घर पहुंचता हूँ। ये 5 दिन में मैंने बहुत सारी बातें सुन ली। तो मैं ये भी सुन पाया, एक लड़की अपना सब कुछ छोड़ के हमारे घर आती है और हम टेकन फॉर ग्रांटेड छोड़ के घर से निकल जाते हैं। अब कहाँ जाएगी, वो तो घर में रहेगी। और फिर हम जो नहीं पाया रहता है उसकी तलाश में निकल जाते हैं। तो हम रिश्ते को इग्नोर तो किए हैं। इस बात पे मेरा ध्यान गया। तो बोली वो तो 3 माले से पैदल उतरेगी और फिर वो पैदल जाएगी, तब तक मैं 3 छलांग लगाऊंगा, एक्टिवा उठाऊंगा, जाके सामान ला दूंगा। ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है। तो मैं घर गया, मैंने दरवाज़ा खोला, बीवी ने दरवाज़ा खोला,
तो मैंने पूछा क्या लाना है? बोली अंदर आ जाओ। तो मैं समझ में नहीं आया क्या हुआ। तो बोले फिर मैं भी समझ गया, जब आदमी को बड़ी चीज मिल रही होती है, प्यास तो बाद में आ जाएगी, पहले प्यार मिल रहा है, पहले तो इसको अंदर बुला। तो बोले सर जिंदगी अब बहुत आसान हो गई है, आदमी जो भी कुछ कर रहा है मैं यही देखता रहता हूँ, ये सुखी होना चाहता है। तो अपने घर में जाओगे, आप सब लोगों को देखोगे तो बस बैठ के देखते रहना, ये सुखी होना चाहता है और क्या क्या कर रहा है। तो आदमी आपको अलग तरीके से दिखाई देगा जैसे अब तक दिखाई देता था। तो ऐसा लगता है कि शायद आदमी के पास देखने की ताकत है, समझने की ताकत है। यदि उस समझने की ताकत का प्रयोग करेंगे तो हर बार वो मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा होता है, वो अपने में कुछ कर रहा होता है जिसकी समझ उसको भी नहीं है, इसलिए कुछ उटपटांग हो रहा होता है। कभी मैं रिएक्ट करता हूँ, कभी वो रिएक्ट करता है और ज़िंदगी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती। बढ़िया। तो हमने एक पॉइंट और पूरा किया कि क्यों जीना है। मैं एक निष्कर्ष निकल के आया कि धरती के सभी मानव की मूल चाहत एक है और वो सुख की निरंतरता चाहते हैं। इससे ज़्यादा होता नहीं, इससे कम में चलता नहीं। अब मैं कुछ भी करूं, अब मैं चाहे बिजनेस करना चाहता हूं, कि मैं शादी करना चाहता हूं, कि मैं नहीं करना चाहता हूं, सबका रीज़न एक ही है कि मैं सुखी होना चाहता हूं, है ना। अब मैं ज़िंदगी में कुछ भी करूं, उसके पीछे लॉजिक एक ही है, मैं करना चाहता हूं तो भी सुखी होने के लिए और नहीं करना चाहता हूं तो भी सुखी होने के लिए। कुल मिला के मैं दुखी होना नहीं चाहता, इसलिए कुछ नहीं करना चाहता हूं। दुखी ना होना भी सुखी होने के अर्थ में एक कदम है। बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड। तो यहाँ से आगे हमारी यात्रा आगे बढ़ती है कि फिर ये सुख क्या है। वाह, ये भी एकदम होशियार हो गया, ठाएं से मारता है। ये देखो देखो भाई, सुख क्या, ये भी सही मजे ले रहे। गुड। देखिए, जितनी चर्चा हमारी हुई उससे अब ये क्लैरिटी बन गई कि सारा धर्म, अध्यात्म, माँ बाप, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब मिलके एक ही शब्द समझने लायक है, एक ही शब्द समझाने लायक है कि ये सुख है क्या। क्योंकि जब मानव जो कुछ भी करता है सुख की तलाश में करता है, वो अच्छा करता है तो किसी सुख की तलाश में करता है, बुरा करता है तो किसी सुख की तलाश में करता है। इसको ऑब्जर्वेशन में लाएं, स्व निरीक्षण में लाएं, ऐसा है कि नहीं। इसको ऑब्जर्वेशन में लाएं कि ऐसा है कि नहीं है। जब भी मैं किसी चीज़ को स्वेच्छा से स्वीकार करता हूँ, विलिंगली एक्सेप्ट करता हूँ, तो इसका नाम सुख है। वही दिखाओ, वही दिखाते रहो, आवाज़ जाती रहेगी, वो दिखता रहेगा सामने, ठीक रहेगा। जब भी मैं किसी चीज़ को विलिंगली एक्सेप्ट करता हूँ तो अब आपको कैसा लगता है। जब भी आप किसी चीज़ को स्वीकार नहीं पाते हैं तो आपको कैसा लगता है ना। जैसे जिन लोगों को शिविर में लाया गया वो आना नहीं चाहते थे, तो उनको कैसा लगा। और जो आना चाहते थे वो अपनी छुट्टी भी लेके आते हैं और अपना सब कुछ करके आते हैं, है ना। तो दोनों तरह की बातें हम देखते हैं। दूसरा मेरे को लगता है कि और इसको ऑब्ज़र्व करें, ये स्वीकृति का भी हमारा अलग अलग लेवल है। सभी लोगों के लिए स्वीकृति का लेवल एक है क्या? जिसके लिए जितनी गहरी स्वीकृति उतना बड़ा सुख, और गहरी स्वीकृति ही लंबी स्वीकृति है। जितनी लंबी स्वीकृति उतना लंबा सुख। जितनी क्षणिक स्वीकृति, मोमेंट्री स्वीकृति, हमने कोई बढ़िया डिश खाई, कुछ देर अच्छा लगता है, कुछ देर के बाद अस्वीकार हो जाता है, अब नहीं चाहिए, तो उतना ही क्षणिक सुख। तो मेरा क्षण क्षण का हिसाब है। जिस क्षण स्वीकृति उस क्षण सुख, जिस क्षण अस्वीकृति उस क्षण दुख। ऐसा है? नहीं है।
धरती के सभी लोगों के लिए ये नियम ऐसा काम करता है। आप असहमत होने का प्रयास करें। बोलिए। ये अस्वीकृति इक्वल टू दुख, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि जब स्कूल में थे और लेट्स से साइंस पढ़ रहा था, तो साइंस में बहुत कुछ ऐसा था जो शायद उस समय अस्वीकार था। बस उस समय की सोचो, जब अस्वीकार था तब कैसा लगता था। लेकिन अस्वीकार था तो इसलिए उसमें थोड़ा और घुसने की कोशिश करी और देखा कि वो स्वीकार करने लायक है कि नहीं, लेकिन समझ नहीं थी। एक मिनट, जब अस्वीकार था तो उसके वो कितना सुखदाई था, नंबर एक। उसमें घुसने की कोशिश क्यों की? क्योंकि किसी ने बताया था कि ये इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो जिसने बताया कि ये इम्पोर्टेंट है, उससे उस चीज के लिए स्वीकृति। मैं एंजॉय नहीं कर पा रहा हूं, ये अस्वीकृति। इम्पोर्टेंट है इसलिए नकार नहीं सकता, इसलिए और घुसने का प्रयास करूंगा, और घुस पाया तो स्वीकृति। लेकिन उस समय पर वो अस्वीकृति दुख है, ये मैं श्योरिटी साथ नहीं कह सकता। उसको थोड़ा सा और जांचो कि जब आप कोई चीज़ को आप नहीं समझ पा रहे हो, जैसे शिविर के दौरान भी कैसा होता है, जो टॉपिक में कोई चीज़ आपको क्लिक कर जाती है उस समय आप कैसा फील करते हो, और जब कोई टॉपिक चल रहा होता है आप उससे रिलेट नहीं कर पा रहे हो, ये आपको स्वीकार नहीं हो रहा है, तब आपको कैसा लगता है? तो जिज्ञासा और बढ़ती है। हाँ, रादर देन कि मैं दुख में जाऊं। नहीं, दुख में जाऊं का मतलब है उस क्षण को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, नंबर एक। लेकिन ये पता है कि कहीं ये फीडबैक है कि ये इम्पोर्टेंट है, समझना जरूरी है, इसलिए इसमें घुसना जरूरी है। लेकिन जो वो घुसने की जो प्रोसेस है वो एंजॉय कर रहा हूं मैं, या जो अस्वीकृति है, क्योंकि वो पीछे से जो स्वीकृति है कि ये इम्पोर्टेंट है, वो आपको एनर्जी दे रही। यदि वो पीछे वाला इन्फॉर्मेशन नहीं होगा तो आप रिजेक्ट करके बाहर निकल जाओगे। भैया, हाँ बेटा, जैसे हम कभी ऐसा माइक पास में रखो, थोड़ी आवाज़ बढ़ाओ। कभी जैसे फॉर एग्जांपल, थोड़ा इंट्रोडक्शन करो अपना। मेरा नाम आर्यांशी है, भिलवाड़ा से। कौन सी क्लास? जी, कौन सी क्लास में? 6th 7th में। जी बोलिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम जैसे कभी ऐसा होता है कि हम किसी को कुछ देते हैं पर हमारा उसका मन नहीं होता, बट स्वीकृति होती है। फिर भी कभी तो ऐसा होता है ना कि दुख होता है कि हमने उसको दिया, ऐसा स्वीकृति होती है बट दुख होता है मन में। घटी घटना लेके बताओ। एक बार ऐसा हुआ था कि मैंने है ना मुझे कहीं से 5 रुपीज़ मिले थे, तो मैंने उसका एक पेन ख़रीदा था। फिर उसके बाद में उसी दिन मेरी एक फ्रेंड का बर्थडे था, तो मैंने उसको वो पेन गिफ्ट दे दिया, क्योंकि मेरे पास उस टाइम कुछ था नहीं। और फिर बाद में मुझे लगा कि यार मैंने वो पेन ख़रीदा था और फिर मैंने उसको गिफ्ट दे दिया, तो फिर मुझे थोड़ा सा दुख हुआ, बट मेरे पास स्वीकृति तो थी। कितना बढ़िया एग्जाम्पल लिया है, शानदार। आप लोग सुन पाए? सभी सुन पाए? रिपीट कराऊं? रिपीट कराऊं? नहीं? अब धीरे धीरे करके फिर से बोलो। अब धीरे धीरे स्वीकृति और स्वीकृति को देखते हैं। जी 5 रुपया मिला जी, 5 रुपए से पेन लेने की स्वीकृति, जी पेन आ गया इस बात की स्वीकृति, सुख, जी ठीक है। जी दोस्त की स्वीकृति, दोस्त के बर्थडे की स्वीकृति, जी बर्थडे में गिफ्ट देने की स्वीकृति, जी और पेन होने की स्वीकृति, और दूसरा कोई विकल्प नहीं है जी। तो पेन दे देता हूँ। तो पेन, दोस्त का बर्थडे है इसलिए पेन दे, कोई चीज़ देना है इस बात की स्वीकृति, जी लेकिन पेन प्यारा है ये भी स्वीकृति, हाँ। दूसरा कोई विकल्प नहीं है इसलिए पेन ही दे देता हूँ। उस क्षण वो सुखद लगा था इसलिए पेन देना स्वीकार कर लिया, लेकिन जब पेन चला गया तो देने का सुख भी चला गया। जी उसके बाद पेन नहीं था तो पेन क्यों चला गया?
क्षण क्षण का। यदि दोस्ती से ज़्यादा पेन इम्पोर्टेंट होता तो आप पेन नहीं देते। जी। तो दोस्ती उस समय जब दोनों को कंपेयर किया तो दोस्ती भारी पड़ी, दोस्ती भारी पड़ी तो पेन चला गया। देने समय जितना सुख मिला मिला, देने के बाद तो उसकी निरंतरता नहीं है क्योंकि भौतिक वस्तु है। इधर जो पेन के होने से जो सुख मिल रहा था वो अब नहीं मिल रहा है, वो चला गया है। तो वो याद आ रहा है कि पेन तो चला गया, जी। तो उसके लिए अस्वीकृति है। जी। ठीक पहुंचा? बढ़िया। हाँ जी, माइक। सर एक पर्सनल हाँ। एग्जांपल देता हूँ। बहुत बढ़िया, पर्सनल क्योंकि लाओगे तो बढ़िया चलेगा। ये अस्वीकृति इज इक्वल टू दुख, थोड़ा मुझे कंफ्यूजन है। हाँ। तो 12th क्लास की बात है, आई मीन 10th क्लास की बात है, मुझे मेडिकल फील्ड में जाना था, बट माई फादर वांटेड मी टू गो टू मैथ्स फिजिक्स वाला फील्ड एंड राइट जेई एग्ज़ाम। मेरा फादर तो मेरे को स्वीकृति है, तो फादर जो बोलते हैं वो करने का मन तो होता ही है, तो वो सुख है। बट वो वाला डिसीजन जो बोले हैं, बिकॉज मैंने भी कुछ सोच के नेक्स्ट लाइफ पूरा वैसा ही प्लान किया था, 10th क्लास के बाद ये करूँगा, तो मैथ्स और फिजिक्स पढ़ने में कोई रुचि नहीं था, तो वो तो मेरे लिए दुख है। फिर भी वो वाला कॉन्सेप्ट, मतलब वो वाला एस्पेक्ट जो मैं अपने आप को समझाता था कि माई फादर नोज मोर अबाउट मी, ही नोज बेटर अबाउट मी, तो कर लेता था वो। इवन दो प्रोसेस आई डेंट लाइक इट, मेरे को अस्वीकृति थी उस प्रोसेस का, मुझे स्वीकार नहीं किया था, तो पर वो प्रोसेस तो मैं कर लिया था। ऐसा नहीं कि मैं बहुत दुखी होकर किया था, मैं कर लिया था। तो हाउ कैन वी से दैट अस्वीकृति इज इक्वल दुख? समटाइम्स अस्वीकृति इज जस्ट एक्सेप्टेंस एंड। हाँ, मतलब अब ये है कि उसकी मात्रा कितनी कम ज़्यादा है ना? तो इसका मतलब है कि फादर के प्रति स्वीकृति और फादर मेरे बारे में बेहतर समझते हैं उसकी स्वीकृति, और आप पढ़ने लिखने में ठीक ठाक हो, जहाँ मन लगाओगे कुछ कर ही लोगे, तो वो भी कर लिया, लेकिन जो मुझको करना था वो नहीं किया है, वो आपको याद है। आज आप उसको शेयर कर रहे हो तो वो आज तक आपको याद है। शेयर करना ये बता, अभी आज वही घटना याद क्यों आई? इसका मतलब है कि वहाँ कुछ अभी शेष बचा हुआ है। तो बचा हुआ ये है कि जो आप करना चाहते थे वो आपने नहीं किया, जिसके लिए आपकी स्वीकृति थी। तो इसका मतलब है कि जो मैं करना चाहता हूँ उसमें मेरी स्वीकृति है, पापा के प्रति स्वीकृति है। अब दोनों में से कौन भारी पड़ेगा? अब जिसके लिए मेरी स्वीकृति वाला भाग ज़्यादा है, तो पापा ने जो कहा वो हमने कर लिया, और पापा मेरे को बेहतर समझते हैं ये मानते हुए आप उसको पचा गए। यदि आप केवल ये मान्यता हो कि पापा कह रहे हैं इसलिए करना है, तो दबाव ज़्यादा होता। पापा मेरे को बेहतर समझते हैं तो जो कहा है वो भी ठीक होगा, ऐसा मानते हुए, क्योंकि सबके साथ ये दोनों साथ नहीं होता है। पापा कह रहे हैं केवल इसलिए करना है, या पापा मेरे को बेहतर समझते हैं इसलिए करना है, दोनों अलग अलग हो जाता है। इसमें ये पॉइंट ये रेस करना चाहता हूँ कि स्वीकृति सुख होता है, ये तो मुझे समझ में आ रही है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि अस्वीकृति दुख होता है। हाँ, अस्वीकृति दुख का मतलब है कि उसको आप पचा पाए। यदि वो नहीं पचता, यदि अपना वाला हावी रहता कि मेरे को मेडिकल लाइन में ही जाना था और इधर आपको इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता, तो ये बहुत बड़ा, ये दुख बड़ा भी हो सकता था। तो इधर आपका इंटरेस्ट डेवलप हो गया और इस लाइन में आप आगे बढ़ गए। तो जब आप घुसे थे उस समय केवल पापा की वजह से घुसे, लेकिन घुसने के बाद आपका एक्सेप्टेंस कुछ बन गया होगा, तभी आप चल पाए। तो सर इससे कंक्लूड कर सकते हैं क्या कि एक कोई भी अगर मैं वर्क कर रहा हूँ उसमें सारे फैक्टर्स की वजह से जो स्वीकृति है, इफ इट इज़ ग्रेटर देन सारे फैक्टर्स की वजह से अस्वीकृति है, सो इन दैट प्रोसेस में सुख डिराइव कर लेता हूँ। हाँ, ओके। जिस समय आपने शुरू किया उस समय वो सुखदायी नहीं था, लेकिन पापा के कारण आपने कर लिया। जैसे शिविर में भी बहुत लोग आते हैं, आप दोस्त के कारण आ गए, आपको नहीं पता यहाँ क्या होने वाला है, दोस्त के कारण आ गए। तो अभी विश्वास दोस्त पे है कि विश्वास कंटेंट पे है? जब आए थे दोस्त पे है, कंटेंट का कुछ पता नहीं है। अब जैसे जैसे कंटेंट आगे बढ़ रहा है, तो उस समय केवल दोस्त के कारण आए, अब कंटेंट के साथ चल रहे हो, अब वो शिफ्ट हो गया है। यदि कंटेंट ठीक नहीं होता तो फिर ये अस्वीकृति बढ़ना शुरू होती। कंटेंट के साथ हम कनेक्ट हो पा रहे हैं, अब ये स्वीकृति बढ़ना शुरू हो गई है, फिर भी कहीं वो याद है आज तक, ऐसा है ना? तो इसका मतलब है कि अस्वीकृति आपकी बेसिकली अस्वीकृति रही नहीं उतनी बड़ी,
अस्वीकृति मतलब एकदम क्लियर अस्वीकृति, नहीं करना है, ऐसा नहीं रहा। वो धीरे से स्वीकृति में बदल गया। नहीं बदलती तो प्रॉब्लम थी। पर जॉब करते वक्त या हाँ। बिजनेस करते वक्त बहुत सारे चीज़ें ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही अस्वीकृति होती है, हाँ। पर फॉर द सेक ऑफ प्रैग्मेटिज्म, फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिकलिटी, कभी कभी हाँ, थोड़ा लेकिन बहुत कंप्रोमाइज आप कर ही रहे होते हैं। हाँ। तो जितनी उससे पैसा मिलता है इस बात की स्वीकृति, उसको करने का मन नहीं है इस बात की अस्वीकृति। अब पैसे की जरूरत है और दूसरा ये नहीं करूंगा तो क्या करूंगा, कोई ठोस विकल्प भी सामने नहीं होता है, और इतनी ज़्यादा आग भी अंदर से नहीं होती है कि नहीं करना है और कुछ और ही करना है। तो वो डिपेंड करता है कि किसका वेट कितना है, और सारे वेट हम तौल के देखते हैं, है ना। मेरे को 22-23 साल की एज में दिख गया कि ये रास्ता जहाँ जा रहा है मेरे को वहाँ नहीं जाना है, तो ये नहीं करना है। फिर तो ये जस्टिफिकेशन का बहुत बड़ा लूप होल क्रिएट हो जाता है ना। हाँ, मतलब आप देखो अपने आप में इस बात को, नियम तो काम कर रहा है, क्षण क्षण का हिसाब है। जिस क्षण स्वीकृति उस क्षण सुख, जिस क्षण अस्वीकृति आप उसको दुख की भाषा दें, या आपको अच्छा नहीं लगता है, या भी आपको उतना सुखदायी नहीं है, भाषा बदल सकते हैं, मैन टू मैन वेरी करेगा सिचुएशन पे, लेकिन फाइनली हो यही रहा है। लेकिन हमने जो बात शुरुआत करी थी वो करी थी कि निरंतरता कहाँ पर मिलेगी जाके। निरंतर का मतलब इतना ही है, निरंतर का सूत्र इतना ही है। यदि स्वीकृति बराबर सुख है और मैं सुख की निरंतरता चाहता हूँ, तो मैथमेटिक्स ये कहता है कि इधर भी निरंतर लगा दो। तो यदि स्वीकृति की निरंतरता हो जाए, इंटेंस स्वीकृति, कॉम्प्रोमाइज की बात नहीं हो रही है। लेकिन फिर तो मैं हमेशा तुलना मूड में रहूंगा, और जब मुझे लगेगा कि ऐसा तो कभी नहीं होगा लाइफ में कि डिसाइसिव, हर चीज डिसाइसिव होके नहीं आएगी, देयर वुड ऑलवेज बी कंफ्यूजन्स एंड यू हैव टू चूज वन ऑफ द अदर, राइट। तो जब मैं उस डिसाइसिव मूवमेंट में खड़ा हूँ जहाँ मैं डिसीजन ले रहा हूँ कि मुझे इस बात की स्वीकृति है या इस बात की स्वीकृति है या अस्वीकृति है, तो मेरा जहाँ वो ग्रेटर देन पड़ेगा मैं उसकी तरफ मूव कर जाऊंगा। होता यही है। तो फिर वो छड़ेक में हर बार तुलना कर रहा हूँ। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि अभी ज़िंदगी ऐसी ही है जैसी ज़िंदगी हम जी रहे हैं, जिसमें लगातार अनिश्चितताएं बनी रहती हैं और लगातार किंतु परंतु, कभी ठीक लगता है कभी नहीं लगता है। जब हमारे पास वो रेफरेंस आ जाएगा, एब्सोल्यूट रेफरेंस आ जाएगा, तो निर्णय बिल्कुल क्लियर 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 जाएंगे। हमारे पास वो एब्सोल्यूट रेफरेंस नहीं है जिस विज़न के साथ मैं हर जगह क्लियर कह सकूं, यस नो यस नो यस नो। वो विज़न आने से ये क्लैरिटी आ जाएगी, फिर ये कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। अभी तो स्थितियाँ ऐसी ही हैं। बढ़िया, हाँ जी बोलिए। स्वीकृति बराबर सुख, अस्वीकृति बराबर दुख, ऐसा है नहीं है। दुख जब कह रहे हैं तो डिपेंड करता है कि आप उसको किस भाषा में फिट करते हैं, पर वो सुख तो नहीं है। हाँ जी, अपनी ज़िंदगी से जोड़ के देखें, ज़िंदगी में घटी घटनाओं के साथ जोड़ के देखें। स्वीकृति बराबर सुख, अस्वीकृति बराबर दुख, ऐसा है नहीं है। हेलो सर, वाइफ ने बोला कि थोड़ा माइक दूर कर लीजिए। वाइफ ने बोला कि मुझे पिक्चर देखनी है। आवाज़ थोड़ी कम कर दीजिए। हाँ। वाइफ ने बोला कि मुझे ये पिक्चर देखनी है। हाँ। मेरी इच्छा नहीं है बस। और मैंने स्वीकृति दी, तो मुझे तो दुख होगा ना, मुझे सुख कैसे होगा? और क्या, ठीक तो है, होगा ही। तो स्वीकृति देके दुख हो रहा है। पिक्चर के लिए स्वीकृति नहीं है, लेकिन वाइफ के लिए स्वीकृति है। हाँ, बस ये कनेक्ट बन जाएगा। तो आप पिक्चर देखने नहीं जा रहे, आप तो वाइफ के साथ जा रहे हैं। बीच बीच में मन होगा तो देख लेना, नहीं तो वाइफ को देख लेना। माइक, आपका सुख आपके साथ है, वो भी सुख नहीं है तो कुछ और खोजोगे। हाँ जी, और कोई? माइक, हर बार यही चेक करना है कि वो नियम के रूप में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हाँ जी सर, ये स्वीकृति सुख बराबर कैसे हुआ है? नहीं, ये स्वीकृति यानी एक्सेप्टेंस। हाँ, पर सर सुख तो यानी मतलब
जब मैं कोई चीज़ को एक्सेप्ट कर पाता हूँ उन क्षणों मेरी मनस्थिति कैसी होती है, वो सुखदायी होती है कि दुखदायी होती है। विलिंग एक्सेप्टेंस, स्वेच्छा से आप कोई चीज़ को स्वीकारते हो। जैसे ये चर्चा क्या हो रही है, जैसे सुख दुख फ्रूट है कि रूट है, सुख दुख फ्रूट है कि रूट है? फ्रूट है, फल है। तो उसका रूट कहाँ है? तो स्वीकृति अस्वीकृति उसका रूट है। तो यदि हमको सुख दुख का रूट समझ में आ गया, उसकी जड़ समझ में आ गई, तो जड़ को हैंडल करने से फ्रूट बदल जाएगा। तो समझ में आया कि जिस क्षण मैं कोई चीज़ को विलिंगली एक्सेप्ट कर पाता हूँ वो क्षण मेरे लिए सुखदायी है, और जब मैं किसी चीज़ को स्वीकार नहीं पाता हूँ, है ना, मुझको शिविर में नहीं आना है और मुझको ज़बरदस्ती लाया जा रहा है, तो मैं स्वीकार नहीं पा रहा हूँ, ये मेरे लिए दुख है। मैं कोई कोर्स करना नहीं चाहता हूँ, घर वाले चाहते हैं कि तुम ये कोर्स करो, है ना। मैं शादी करना नहीं चाहता हूँ, घर वाले चाहते हैं कि तुम शादी करो। तो जब मैं कोई चीज़ को विलिंगली एक्सेप्ट नहीं कर पाता हूँ, और आप किसी लड़के से शादी करना चाहते हो, घर वाले बोलेंगे इससे नहीं होगी, तो आप इसको स्वीकार नहीं पा रहे हो। तो जब भी मैं कोई चीज़ को स्वीकार नहीं पाता हूँ उसका नाम दुख है। तो पहला ये देखो कि यहाँ ये बात पच रही है कि नहीं पच रही है। स्वीकृति बराबर, जब तक अपनी ज़िंदगी में ऑब्जर्वेशन नहीं लोगे शब्द नहीं पचेंगे। ऑब्जर्वेशन लोगे तो ये घटना दिखाई देगी कि हाँ हो तो रहा है। पर सर ये भी तो शॉर्ट टर्म सुख हो रहा है, मतलब जैसे अगर अभी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की बात ही नहीं हो रही, अभी तो क्षण क्षण का हिसाब है। जिस क्षण स्वीकृति उस क्षण सुख, और जिस क्षण अस्वीकृति उस क्षण दुख, उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में। पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। अभी इतना ही देखिए, अगला सूत्र फिर वो लगाएंगे, यदि सुख की निरंतरता चाहते हैं तो स्वीकृति की निरंतरता हो जाए तो काम हो जाएगा, उसको बाद में देखेंगे। पहले ये देखो क्षण क्षण में ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यस सर। हाँ माइक। हेलो, एक्चुअली एक शेयरिंग है कि माइक। स्वीकृति बराबर सुख। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि मेरे एग्ज़ाम शुरू होने से 2 दिन पहले ऐसा मैसेज आया था कि जिन भी बच्चों की अटेंडेंस 70% से कम है उनको प्रैक्टिस टेस्ट देना पड़ेगा, और वो प्रैक्टिस टेस्ट उन्हीं डेट्स पे होगा जहाँ पे फाइनल एग्ज़ाम्स होने वाले थे। यानी कि जिनकी 70 से ज़्यादा थी वो अपना फाइनल दे रहे होंगे, और जिनकी 70 से कम है वो अपना प्रैक्टिस टेस्ट दे रहे होंगे, और फिर उनका फाइनल बाद में होगा। ऐसा कुछ आया था। तो उसमें मेरा नाम भी था कि मेरी 70% से कम थी अटेंडेंस। तो मुझे उस वक्त बहुत बुरा लगा, क्योंकि स्वीकार नहीं हुआ, और मैं मतलब शिकायतें आने लग गई कि ऐसा क्यों किया, मतलब 2 दिन पहले क्यों बताया, 1 हफ्ते पहले बताना चाहिए था। ये सारी चीज़ें होने लगी। फिर थोड़ी देर बाद ये समझ में आया कि अब मैं क्या कर सकती हूँ। अब मैं मतलब ज़्यादा तो मतलब कॉलेज से इतने लड़ाई तो कर नहीं सकती कि ऐसा क्यों, क्योंकि लगभग आधी क्लास उस 70% के अंडर थी, कि आधी क्लास वो प्रैक्टिस टेस्ट देने वाली थी। तो सब कोई बोल नहीं रहा था, तो मैंने भी कुछ ज़्यादा बोला नहीं। तो वहाँ पे मुझे अस्वीकृति हुई, मैं वहाँ पे मुझे बहुत दुख हुआ। तो हुआ क्या कि मैंने उससे 15 या 20 मिनट पहले ही आपका ये स्वीकृति वाला वो एक वीडियो देखा था। तो मुझे एकदम से क्लिक हुआ कि अब मैं क्या करूँ। तो मैंने एक बात सोची कि एक काम करते हैं, इसको एक्सेप्ट करते हैं, फिर बाद में जो होगा जो देखा जाएगा। तो मैंने उसको एक्सेप्ट किया, पर मुझे उस वक्त उतना दुख नहीं हुआ जितना पहले हो रहा था। ऐसा ये ऑब्जर्वेशन के लायक बात है। बात पहुंची कि यदि मैं कोई चीज़ को स्वीकार नहीं पा रहा हूँ, जैसे मुझको कोरोना हो गया, अब ये मेरे को ही क्यों हो गया, ये कहाँ से आ गया, ये क्यों ये प्रॉब्लम है, सरकारें क्या कर रही हैं, है ना, मेरी किस्मत ख़राब है, ये भी एक तरीका है सोचने का। दूसरा है कि कोरोना है, हो गया, अब इसका इलाज करते हैं। तो जैसे ही हम किसी चीज़ को कम से कम उतने, अभी इसका सॉल्यूशन नहीं हुआ है, लेकिन स्टेट ऑफ माइंड की बात है। तो यदि मैं कोई चीज़ को बहुत रेजिस्ट करता हूँ तो मैं ज़्यादा परेशान हो रहा हूँ। पहला काम है कि उसको स्वीकारा जाए कि हाँ प्रॉब्लम है, अब इसको सॉल्यूशन देखेंगे कि क्या किया जाए, फिर आगे की बात है। तो इन तमाम घटनाओं में आप देखोगे कि आपकी स्वीकृति या अस्वीकृति कैसे काम कर रही है और उसका प्रभाव आपके सुख दुख पे कैसे हो रहा है। जी भैया, मैं एक थोड़ा सा क्वेश्चन है मेरे दिमाग में कि परिवार में कुछ कई बार ऐसा होता है कि बच्चे कुछ काम करने के लिए बोलते हैं। हाँ। और हमें लगता है कि उसको स्वीकृति नहीं देनी, अस्वीकृति भी नहीं देनी, और क्या, फिर भी वो काम हो जाता है। हाँ। तो उसके लिए
उन्होंने वो काम कर दिया, मैंने उनको एक्सेप्टेशन नॉन एक्सेप्टेशन कुछ भी नहीं दिया, फिर वो काम हो जाता है, तो मुझे क्या, मैंने क्या किया, तो क्या माना जाएगा? तो देखो इसमें सबने सुना, इनकी बात सुनी, बच्चे कुछ करना चाहते थे, इन्होंने हाँ ना कुछ नहीं बोला, बच्चे ने जो करना था कर दिया। अभी हम भी ना हर समय पिता ही बने रहते हैं, कभी ये भी समझना होगा कि सामने वाला हमको कहाँ समझ रहा है। तो सामने वाले को देख के ये समझना होता है कि वो पूछ रहा है कि बता रहा है। वो बता ही रहा होता है कई बार तो। जब बता ही रहा है तो उसमें आपके हाँ ना का कोई मतलब है नहीं। तो फिर भी हमने तो उसको परमिशन तो नहीं दी, फिर भी वो चला आपकी गया। परमिशन उसने मांगी ही नहीं, उसने सिंपल आपको नोटिस दिया कि देखो ऐसा कर रहा हूँ, खत्म हो गई बात। तो उसमें हाँ ही करना होता है। तो फिर इसमें हाँ तो स्वीकृति हो मतलब ही नहीं हुआ ना। आपको नहीं स्वीकार हो रहा है, यही आपका दुख है। मेरे घर में मेरा बेटा है, ठीक है, वो कभी दाढ़ी इतनी लंबी कर लेगा, कभी चोटी रख लेगा, है ना। अब मेरे को क्या लगता है, मेरे को इतने लगता है यार बाल हैं, क्या करेगा, थोड़ा बढ़ाएगा थोड़ा घटाएगा और क्या करेगा इसमें, है ना। कर यार, जितने प्रयोग कर सकता है कर ले। तो मेरे को तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मेरी वाइफ को लगता है ऐसे कैसे कर सकता है, चोटी कैसे रख सकता है, ये इतनी एज में दाढ़ी कैसे रख सकता है, और अभी तो शादी नहीं हुई है, तो शादी के लायक लड़का दिखाई तो दे, ये तो अभी से बाप दिखाई दे रहा है। अब वो भी अपनी जिद में, अब लड़की वाले बोले यार वो हमारे यहाँ कंडीशनिंग है लोगों की, अब ये दाढ़ी रखना एक समय में ऐसा है कि काफ़ी फैशन में चला जी। अच्छा, हमारी पुरानी जो कंडीशनिंग है वो कि लड़का है शादी के लायक है तो बिल्कुल क्लीन शेव्ड और, है ना, एकदम यंग लड़का दिख रहा है। जी, जी। अब वो कहें एक दो जगह से ऐसी मांग आ गई भी लड़के का फोटो बिना दाढ़ी मूछ के भेजो। अब लड़का बोझा मेरे को ऐसी जगह शादी करानी नहीं है जो मेरी मुंह छुड़वाए। जनरली ऐसा ही होता है, जनरली भी ऐसा ही होता है। ठीक, घर घर की कहानी है। अब ठीक है, हमने कहा यार चल यार, जब इतनी यदि मूछ पे ही शादी अटकती होगी तो ऐसी शादी नहीं करना ही ठीक है। हम तो लड़के के साथ हैं। तो यदि मेरी एक तरह की कंडीशनिंग है, यदि मैं उस घटना को स्वीकार लेता हूँ, बाल ही तो है, बढ़ा के लंबा करेगा, चोटी बांधेगा, फिर काट लेगा, क्या करेगा, इतना ही करेगा, दाढ़ी बढ़ा लेगा, कम कर लेगा, ज़्यादा कर लेगा, सुबह देर से उठेगा, जल्दी सोएगा, इतना ही करेगा, चादर की घड़ी करेगा, नहीं करेगा, इतना ही करेगा, इसमें क्या परेशान होने की बात। तो आपका माइंडसेट है, यदि आपका माइंडसेट उन चीज़ों को स्वीकार पाता है, विलिंगली स्वीकार पाता है, आप आराम में रहते हो, है ना। मैंने तो हाँ ही नहीं किया, इसने कर लिया, उसने परमिशन ली ही नहीं थी आपसे, वो तो केवल बता रहा था। तो माँ बाप की बहुत सारी जिम्मेदारी बच्चों ने ले ली है। तो माँ बाप को इसमें खुश होने की ज़रूरत है कि कल तक बच्चे, एक मैं माँ से मिला दिल्ली में ही, किसी टीचर ने कहा कि मेरी बच्ची 15 साल की हो गई है, कुछ भी करती है पहले मेरे से पूछती है मम्मी कर लूँ क्या, और जब मैं 4 लोगों के बीच में खड़ी होती हूँ वो मेरे से आके पूछती है। मेरे को इतनी हरासमेंट लगती है कि मेरा बच्चा इतना बड़ा होकर भी विकसित नहीं हुआ है, अपने आप क्यों नहीं कर सकते तुम ये काम। तो मैं उसको डांट देती हूँ, तुम इतनी बड़ी हो गई हो, अपने काम, अपने निर्णय खुद नहीं लेती हो, जबकि आपने उसके निर्णय उसको नहीं लेने दिए थे, हर चीज़ मेरे से पूछ के करो। अब वो पूछ रही है तो आप परेशान हो रहे हो, है ना। तो इसका मतलब यही हुआ कि सारा खेल हमारे माइंडसेट का है। तो हमारा माइंडसेट में स्वयं के प्रति विश्वास नहीं होगा तो हम दूसरे को स्पेस नहीं दे पाते, अपनी कंडीशनिंग के अनुसार दूसरे को चलाना चाहते हैं। सास बहू में कैसा होता है, क्या सब्जी बना लूँ, रोज़ रोज़ क्या पूछती हो, बना लो ना जो अच्छा लगे। अगले दिन उसने बना लिया, आज पूछा नहीं। अरे पूछा तो झंझट, नहीं पूछा तो झंझट, कुल मिला के तुम झंझट। तो कुल मिला के ये सब झंझट हैं। तो इसमें हर जगह ये समझना है कि सामने वाला आपसे पूछ रहा है कि बता रहा है। वो आपको पिता जाए, वो आपकी परमिशन लेने जैसा नहीं मान रहा है, तो आपको भी उस जगह में आना होगा कि हर चीज़ की परमिशन लेना नहीं होता है। सर ये जो आपने अभी एग्जाम्पल दिया है वो हर घर में होता है। कहाँ हो आप? यस सर। हाँ हाँ। तो इसमें जैसे कि वो नेचर हो गया सास का, तो इसमें बहू क्या करे? नहीं नहीं नहीं, अब दोनों का मानवीयकरण होने की ज़रूरत है। सास का भी मानवीयकरण और बहू का भी मानवीयकरण। जब तक मानव नहीं होंगे हम ऐसे ही झंझट करते रहेंगे। हम एक ही काम में स्वावलंबी हैं, दुख पाने के लिए अपने किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं है, हम अकेले में समर्थ हैं। हम रोज़ मेहनत करके दुख पाते हैं और हमने मेहनत करके अपने ज़िंदगी को नर्क बनाया है। मान लो एक ने जो आप करा ना शिविर में लाओ, उसके अलावा कोई तरीका नहीं। अगर एक जने में सहमति है उनको तो बराबर उनका सुना जाए। मतलब जैसे बहू स्वीकार करती है कि वह रोज़ पूछना ही है, रोज़ परेशान करना ही है, तो फिर क्या करे वो? शिविर में लाओ। ये तो कोई इलाज नहीं हुआ, वो तो
इलाज नहीं हुआ तो आप कर लो। नहीं, आप समझे नहीं, बात तो पूरी सुनिए। वो ये बात आने की बात छोड़ो, मैं आ रहा हूँ जो परेशानी हो रही वो कैसे आ जाएंगे? मैं वही कहना चाह रहा हूँ भैया, ये सॉफ्टवेयर काफ़ी बड़ा है ना, तो ये 1 घंटा 2 घंटा बात करके रीसेट होता। ये मेरे से भी सेट, मैं अकेले भी आपके घर में आके बात करूँगा ये तब भी नहीं होगा, ठीक है ना, मैं तो आ जाऊँगा। लेकिन स्थिति ये है कि जब इतने सारे लोग किसी बात को सुन रहे होते हैं, अपने प्रतिक्रियाएं दे रहे होते हैं, किसी चीज़ को मान रहे होते हैं, किसी चीज़ पे चर्चा कर रहे होते हैं, ये माहौल ऐसा बनता है जहां आदमी सोचने के लिए तैयार हो जाता है कि ये सारे लोग ऐसे ही सोच रहे हैं तो मैं गलत हूं क्या? अच्छा, अकेले में वो काम नहीं होता है। नहीं, अकेले की बात नहीं, नहीं, मैं कह रहा हूँ 1 to 1 में वो बात नहीं होती। वो मतलब जैसे मैं आपसे सीख के उनके कोई हृदय परिवर्तन कर सो, ऐसा कोई सूत्र मिल जाए, ये मेरी सोच थी पूछने का। आप देख लो 7 दिन करके हो सकता है कोई ऐसी बात आएगी, कहीं से तो शुरू कर पाएंगे, नो डाउट, आप गलत नहीं बोल रहे हैं। जी जी। 7 दिन पूरा देखते हैं कहाँ से कोई चीज़ मिलेगी, देखते हैं। ये बहुत सारे लोग ऐसे ही आराम पाए हैं और कुछ कुछ अपने परिवारों में प्रयोग किए हैं। इनका आज वो थे करौली वाले थे, आज क्या क्रांति करो ना तो भी दुख है, मतलब इसमें क्रांति का मतलब है कि किसी की तरफ बोलोगे ना तो भी झगड़ा होगा। नहीं, पति का तो सैंडविच हो जाता है और नहीं बोले तो भी झगड़ा। आगे बोला कि यार मतलब ये प्रैक्टिकल मेरे घर में हो रहा है। अभी 2 दिन पहले की बात है कि यार मम्मी से पूछा तो वो बोला कि मर्जी आओ जो मना लो, और फिर बोला मतलब फिर बोला मेरे लिए बोला कि वो उसको बोल दे, और मैंने सीधा डन कर दिया बिना मम्मी से पूछे। तो बोला कर बेटा कहीं क्यों तू, मैं क्यों खा, अब कहीं तकलीफ है रही तो गुस्सा आ जाए तो शान का कह रहे हो। अब उसके ईगो को कैसे हटाएं कि वो माँ है, सम्मान करते हैं। जैसे ये समझ में आएगा कि मानव जो कुछ करता, कोई चीज कहीं पे मेरे को समझ में आ रहा है, स्वीकृति करो तो बराबर उनको स्वीकार करते रहो, ऐसे जीवन को उनका सम्मान करते हुए अपन जीवन चलाते रहे। अभी तो परिवारों की स्थिति ये है कि हम एक दूसरे के ईगो को हैंडल कर रहे होते हैं। चल यार मान जा, चल यार इसकी मान ले, मत झगड़ा घर में हो, तो उससे सॉल्यूशन कुछ नहीं निकल रहा है। सॉल्यूशन नहीं है वो, फिर क्या एक ने एक का दमन हो रहा है, दमन हो रहा है, वही। ये इनकी बात सुनकर है ना, एक ही चीज दिमाग में, कहाँ हो आप? हम रोज यहीं पर ही हूँ। हाँ। हम रोज स्वीकृति देते हैं जिसमें हमें सुख नहीं होता। हाँ, आज मंदिर भजन के लिए चलना है, हमारी इच्छा नहीं है, लेकिन चलो ये खुश हो जाएंगी, चलते हैं। 3 घंटे बैठे लेकिन सुख नहीं मिला, तो स्वीकृति है कि समझौता है? समझौता हुआ। समझौते का मतलब क्या है? ज्यादा दुखी होने की बजाय कम दुखी होने के समीकरण को स्वीकारना। नहीं जाओ तो ज्यादा दुख मिलेगा, चल यार चले जाते हैं, तो फिर अगले दिन ये हर रोज होता है, फिर तो एक दिन समझौता गुस्सा है, समझौता है। तो हम अपने परिवारों में समझौते कर करके थक गए हैं। हाँ, थकान आता है, फिर गुस्सा बढ़ता है इससे, फिर वो प्रतिक्रिया में बदलेगा। बिल्कुल। और जिस दिन प्रतिक्रिया आती है उस दिन आपके घर में भूचाल है। तो इसका मतलब इतना ही है, ये भूचाल आना, प्रतिक्रिया होना, दुखी होना, ये सब बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये नहीं होगा तो आप समझदारी के लिए जाओगे कहाँ? तो जब तक कोई जोर से दर्द नहीं होता है तब तक डॉक्टर के पास अपन नहीं जाते हैं। तो इसका इतना ही मतलब है। इसलिए दुख की बहुत सुंदर परिभाषा है, नियम का विरोध ही दुख है। नियम का विरोध ही दुख है। जब भी जिंदगी में दुख आया तो किसी प्राकृतिक नियम का विरोध हुआ है, तो केवल वो दुख देने के लिए नहीं आया है, वो ये पहचानने के लिए आया है कि मैं किस नियम को नहीं समझता हूँ। तो पूरी ज़िंदगी एक लर्निंग एक्सरसाइज है, पूरी ज़िंदगी एक स्कूल है, पूरी ज़िंदगी का स्कूल है। हर घटना कुछ सिखाने के लिए है। यदि वो सीखने वाले में विद्यार्थीपना होगा और उसको ये पता होगा कि क्या सीखना है, मुझको अपनी चलाना है कि मुझको सीखना है, मुझको मेरे अहंकार का पोषण करना है कि मुझको सीखना है, समझना है, यदि ऐसा मेरे ध्यान में आएगा तो फिर मैं सीखने की ओर निकल जाता हूँ। फिर घर के लोग क्या करते हैं, फिर किसने मेरे से पूछा नहीं पूछा, बताया नहीं बताया, मैं इससे परेशान नहीं होता हूँ, बल्कि मैं इसको जांचता हूँ। दूसरे ने मेरे से नहीं पूछा तो मैं परेशान होता हूँ, इसका मतलब दूसरे की अयोग्यता से मैं प्रभावित हो रहा हूँ, तो कमी तो मुझ में है। उसने नहीं पूछा, ये उसकी कमी है, उसके ना पूछने से मैं परेशान होता हूँ, ये मेरी कमी है। उसकी कमी को पूरा करने की जिम्मेदारी उसकी है, मेरी कमी को पूरा करने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं अपने काम में लग जाता हूँ। बंदर और टोपी वाली कहानी रिपीट हो जाती है। जब हम अपनी टोपी अपने सर पे रखते हैं तो दूसरा भी अपने सर पे रख लेता है। जब मैं अपने ऊपर काम शुरू कर देता हूँ, जब मैं स्वनियंत्रित, स्वानुशासित होने के लिए प्रयास शुरू कर देता हूँ,
दूसरे को भी लगता है ये तो अपने काम में लग गया, उसका भी ध्यान चला जाता है, वो भी धीरे से तैयार हो जाता है। अभी मैं दूसरे को समझा रहा होता हूँ, वो मुझको समझा रहा होता है, मैं उसकी गलती बता रहा होता हूँ, वो मेरी गलती बता रहा होता है, ना उसको सुधरना है ना मुझको सुधरना है, ऐसा। हेलो, एक मतलब मेरे हृदय में एक ख्याल आया कि अगर मैं परिवार में अंतिम हो जाऊं, अंतिम का मतलब है कि सारे सबके ईगो है उसको स्वीकार करता जाऊं, तो क्या वो परिवार में सुख बढ़ जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादा दिन आप कर भी नहीं पाएंगे और ये लंबा नहीं चलेगा। जो भी नेचुरल नहीं है, जो भी नियम के विरोध में है, उसकी निरंतरता नहीं है, इसलिए उसकी प्रतिक्रिया आएगी ही। हाँ जी। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, कुछ मामलों में स्वीकृति के बाद भी स्वीकृति नहीं लेने पर दुखी होता है। जैसे मैं कोई काम करता हूँ, मेरे परिवार का सदस्य मेरे बगैर पूछे ही काम करता है, मन की स्वीकृति है लेकिन बगैर पूछे काम करता है, तो उससे मैं दुख महसूस करता हूँ। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? हम में स्वयं में विश्वास की कमी है, हम में सही अर्थों में संबंध की समझ नहीं है, हम दूसरे आदमी को अपना गुलाम ही मानते हैं, वो मशीन की तरह मेरे अनुसार चले यही मानते हैं, ऐसी हमारी कंडीशनिंग रही है ना। तो इसका मतलब है जब मैं स्वयं में विश्वास के साथ होता हूँ, जब मैं मेरी ज़िंदगी के साथ होता हूँ, तो दूसरे की ज़िंदगी को भी जगह दे पाता हूँ। पूछ लिए, कुल मिला के कुछ अच्छा ही किया है, क्या फ़र्क पड़ता है मेरे से पूछे ना पूछे। मेरे से पूछा नहीं, इसका इतना ही मतलब है जब सामने वाला मेरे से पूछता है तब मेरे को लगता है कि मैं हूँ, और जब नहीं पूछा तो मैं नहीं हूँ, है ना। नहीं साहब, ये सामाजिक और पारिवारिक मामले में है, सामाजिक और पारिवारिक मामले में आपकी बात फिट नहीं लग रही है मेरे को। फिट नहीं लग रही है क्योंकि आपकी कंडीशनिंग वैसी है। आप दुखी होना चाहते हो तो आपको शुभकामनाएं, उसमें मैं भी क्या करूँगा। आप सुखी होना चाहते हो तो जो मैं कह रहा हूँ उसको समझने से सुखी हो सकते हैं। सर, इसका मतलब मेरे हिसाब से ये है, इनकी सुख की चाबी किसी और के पास है। ये देखो, पड़ोस में समाधान है। ये दिया छक्का मारा, बोले बड़ी मुश्किल से आज मौका मिला है। तो ये बात बहुत अच्छी कही इन्होंने। तो मेरे सुख की चाबी मेरे पास रहे कि दूसरे के पास रहे? मेरे पास रहे। मेरे सुख की चाबी मेरे पास रहे, मेरे भाव और विचार हमेशा सुखदायी हों और उसका नियंत्रण मेरे पास में रहे, इसका नाम सुख है। इसके अलावा जो भी कुछ है वो भिखारीपना जैसा है। अल्लाह के नाम पे दे दे, है ना, अब तो कपड़े के नाम पे दे दे, अब तो पीएचडी के नाम पे दे दे, अब तो गाड़ी ले आया अब तो दे दे। ऐसा हम लगातार दूसरे की स्वीकृति, दूसरे का सर्टिफिकेट चाह रहे हैं। हेलो। हाँ सर, ये मेरे वर्ड नहीं है, मेरा बच्चा इंजीनियर है, उसने मेरे को सिखाया है ये। बढ़िया, आपका बच्चा बढ़िया है। आजकल ये मेरे को लगता है कि जो ये बात बोल रहे हैं उसको समझने की ज़रूरत है। हम बड़े लोगों से पूछ रहा हूँ, माँ बाप लोगों से, कितनी बार ऐसा होता है कि हमारे बच्चों से बातचीत करते समय बच्चों का तर्क हमारे तर्क पे भारी पड़ता है और हमको सम्मानजनक वापसी करनी पड़ती है ना। तो कहीं ना कहीं इस बात पे ध्यान करने की ज़रूरत है कि जो हमारी कंडीशनिंग है, जो हमारी मान्यताएं हैं, वो तर्कपूर्ण नहीं है, वो लॉजिकल नहीं है, वो कहीं ना कहीं उसमें मान्यताएं हैं और वो ठीक नहीं है। हेलो सर, सामाजिक मामले में उपदेशात्मक और व्यवहारिकता में बहुत अंतर है। देखो, सारी सामाजिकता, सारी व्यवहारिकता किस बात के लिए? मैं सुखी हो जाऊं कि मैं दुखी हो जाऊं? सारी व्यवहारिकता, सामाजिकता किस बात के लिए? सार बात इतना ही है कि मैं मूल में मैं सुखी होना चाहता हूँ, सुख की निरंतरता चाहता हूँ, मेरा बच्चा भी चाहता है, मेरी बीवी भी चाहती है, मेरा पड़ोसी भी चाहता है। सामाजिकता, व्यवहारिकता पाल के ऐसा हो जाए तो किसको दिक्कत, और नहीं हो रहा है तो समझ लो क्या दिक्कत। चॉइस आपकी है, यहाँ समझने का कोई उपदेश नहीं है। ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं कहा जा रहा है। सुखी होना है तो ये समझना आपकी ज़रूरत है। नहीं, कुछ दिन और प्रयोग कर लो, कुछ दिन बाद समझ में आ जाएगा, तब समझ लेना। क्या दिक्कत? इस शरीर यात्रा में नहीं होगा, अगली में कर लेना, इसमें जल्दी भी क्या है भैया? जल्दी भी क्या है? हाँ जी भैया, अब यहाँ पर एक अजीब सा प्रश्न दिमाग में आया। ओह। कि हाँ भैया, कि अब जैसे कि एक व्यक्ति है, वो एक नौकरी करता है, कोई भी प्राइवेट गवर्नमेंट कोई नौकरी करता है,
और उसका उसमें बिल्कुल मन नहीं है, उसको समाज सेवा करना है, और समाज सेवा करने के लिए उसको नौकरी छोड़ना है, नौकरी के साथ वो समाज सेवा नहीं कर पाता। अब वो नौकरी छोड़े तो उसका परिवार के साथ दिक्कत, परिवार को कंफर्ट जोन चाहिए। अब नौकरी छोड़े तो परिवार का नहीं, हमें कंफर्ट जोन में रहना है, तो नौकरी क्यों छोड़ रहे हो? और उसका सुख समाज सेवा में है, तो अब वो सुख देखे, अपना सुख देखे तो परिवार दुखी, और परिवार के दुख में वो खुद दुखी। तो भैया ये अजीब सा एक तुमको इतना जल्दी कैसे समझ में आ गया ये सब? घर में तो नहीं गुजर रहा है? ऐसा ही समझ लीजिए। तो इसका मतलब है कि सुख समझ में आ जाए तो समाज सेवा में सुख है कि नहीं है पहले वो क्लियर हो जाए, तो सुख कहाँ है, सुख क्या है, पहले ये समझ में आ जाए, और पूरा परिवार सहमत हो जाए कि हाँ ये सुख है, तो पूरा परिवार साथ चलेगा, इसमें क्या दिक्कत है? मैंने पहले भी कह दिया, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जिंदगी की सारी स्ट्रगल पति पत्नी के बीच की स्ट्रगल है, इसके अलावा कोई स्ट्रगल दुनिया में नहीं है, सब निपटा लेगा आदमी। आदमी निपटता है तो इसी जगह में निपटता है। आदमी ने ताकत पाई है तो अपनों से पाई है, और हम हारे हैं तो अपनों से हारे हैं। पति पत्नी दोनों मिलके एक हो जाएं कि ये सुखी होने का रास्ता है, दोनों मिलके चल लेंगे। नहीं तो शादी करने में प्रॉब्लम है, शादी में प्रेम नहीं है, इसलिए झगड़ा है। इधर कहाँ हो आप? इधर। हाँ हाँ, जब आप कह रहे हैं कि मुद्दा यही है पति पत्नी का, तो शुरुआत ही गलत है, या प्रेम नहीं हुआ है, या फिर एक कहीं न कहीं एक दूसरे का ईगो हटा, या एक दूसरे पर हावी हो रहे हैं, मतलब अधिकारों का संघर्ष है। कोई संघर्ष नहीं है। संघर्ष शादी नहीं किया तो भी आपके पास है, आप शादी नहीं करोगे तो भी दुखी रहोगे, उसकी समस्याएं अपनी हैं, शादी करने की समस्याएं अपनी हैं, कुल मिला के आप ही समस्या हो। समस्या का इतना मतलब है कि हमको अपने मानव होने की समझ नहीं है, हमको अपनी जिंदगी की समझ नहीं है। आपने कैसे कहा कि पति पत्नी का झगड़ा बाकी सब निपटा सकते? ये आपने कहा ना अभी, बाकी सब निपटा सकते हो, बस पति पत्नी का ही झगड़ा है। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि पति पत्नी वो रिलेशन है, भाई से नहीं बनती थोड़ी दूरी बना सकते हैं, बच्चों से नहीं बनती थोड़ी दूरी बना सकते हैं। पति पत्नी वो रिश्ता है जहाँ दूरी बनाना भी झेलना ही है, क्योंकि पति पत्नी संबंध की परिभाषा है एक मन दो शरीर, अपन अस्तित्व एक मन दो शरीर। जब तक इसका मतलब है कि ये परिभाषा का मतलब ये दो मन अलग अलग नहीं चल सकते, ये दो मन को एक ही दिशा में चलना होगा। तो जब तक वो दिशा हमको नहीं मिलेगी, वो लक्ष्य हमको नहीं मिलेगा, वो पर्पस हमको नहीं मिलेगा, तो पर्पस के साथ ही हम एक साथ चल सकते हैं, नहीं तो नहीं चल पाए। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है कि एक मेल फीमेल की आवश्यकता यूनिवर्सल ट्रूथ है या नहीं है? मतलब अपन शारीरिक आवश्यकता में तो मानते हैं कि है, इसलिए शादी कर लेते हैं, और जिंदगी भर झगड़ा रहता है। तो व्हाट अबाउट यूनिवर्सल ट्रूथ, मेल फीमेल साथ रहने का यूनिवर्सल नियम बताइए। हाँ, तो यूनिवर्सल नियम को समझेंगे तो थोड़ा सा पहले मानव की समझ पूरी बन जाए, फिर जब परिवार पे आएंगे तब इस पे बात करेंगे। आप लिख लो भैया, तब बात करेंगे। हाँ भैया, कहाँ हो? यहाँ मैं शिवांश। अरे तीन एक साथ हैं। हाँ जी, पहले ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, मेरी थोड़ा सा फैमिली परिचय करते हैं। मेरा रुचि सक्सेना, मैं जयपुर से आई हूँ सर। मेरा आपका जो पुष्कर वाला शिविर था वो मेरे हस्बैंड ने अटेंड किया था, तो उन्होंने मुझे बोला कि मतलब एटलीस्ट मुझे भी एक बार अटेंड कर देखना चाहिए। सर मेरा ऑब्जर्वेशन क्या है कि हस्बैंड वाइफ में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता। हम लोगों में जो भी लड़ाई झगड़े की वजह होती है ना, वो दूसरे होते हैं, हम दोनों साथ चलते हैं, पर कोई तीसरा फैमिली मेंबर आता है जिसकी वजह से हमारे बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं। आजकल अच्छी बात है। देखो आजकल जब मैं कॉलेजेस में जाता हूँ तो लड़कियाँ ये बोलती हैं कि लड़की शादी होकर लड़के के घर में क्यों जाती है, लड़का क्यों नहीं आ सकता है। आजकल ये भी शुरू हो गया है, भाई लड़की शादी करके लड़के के घर क्यों जाए, ये लड़का क्यों नहीं आ सकता है। ठीक है, तो आजकल नया सिस्टम चला है, दोनों पतली गली से हैदराबाद निकल जाते हैं। फिर लड़का जॉब हैदराबाद में करता है, बेंगलोर में करता है, तो ना लड़की लड़के के घर आती है ना लड़का लड़के के घर जाता है, दोनों ही हैदराबाद बेंगलोर चले जाते हैं। वहाँ तो दोनों ही हैं, वहाँ तो तीसरा नहीं है, डिवोर्स वहाँ भी हो जाता है। तो इसका मतलब है सवाल ना तीसरे का है ना चौथे का है, सवाल स्वीकृतियों का है, अस्वीकृतियों का है। तो अस्वीकृतियाँ मेरे खुद के भीतर भी हैं, मेरे खुद के भीतर ही मेरे को लगता है कि जैसे मैंने सुबह भी आज कल भी चर्चा किया
कितनी सारी इच्छाएं और विचार, भाव और विचार मेरे भीतर आते हैं जो मेरे लिए दुखदाई हैं, मेरे ना चाहने के बावजूद भी बार बार आते रहते हैं। नहीं पर सर ये ओहो। अस्वीकृति का भाव जब तीसरा आया तब अरे आया अब ना। सुनते ही नहीं हो ना, आप अपनी बात ही कहना चाहते हो। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमने अपनों से दुख पाया कि परायों से पाया? अपनों से पाया। अपनों से ज़्यादा पाया कि अपने आप से ज़्यादा पाया? दुख देने वाले ने एक बार 1947 में एक गाली दी थी, और मैंने उस गाली को कितनी बार याद करके अपने आप को दुखी किया है? 20 लाख बार। देने वाले ने दुख एक बार दिया था, मैंने 20 लाख बार अपने आप को दुख दिया है। तो ज़्यादा दुख मेरा अपने आप से है कि दूसरों से है? अपने आप से हमारा दुख ज़्यादा है, और जो व्यक्ति दुखी होगा वो दुख बांटेगा। तो वो पति को पति होगा तो पत्नी को बांटेगा या एक दूसरे को बांटेगा। इसका मतलब सार इतना ही है, हम सुखी नहीं हैं। जब मेरा रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है तो हमेशा कोई ना कोई तार खींचता ही रहेगा और मैं चिल्लाता ही रहूँगा और ये घर में शोर मचता ही रहेगा। तो सार बात इतनी है, मेरा रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में आ जाए का मतलब मेरे भाव और विचार हमेशा मेरे लिए सुखदायी हैं। मुझको अपने भाव और विचार की गाड़ी चलाना आता है, मेरी ज़िंदगी की ड्राइविंग सीट पे मैं बैठा हूँ, मुझको सुखपूर्वक जीना आता है। मेरा सुखी होना मेरी जिम्मेदारी है, ऐसा हमने अभी स्वीकारा ही नहीं है। मेरा सुख पति से जुड़ा है, सास से जुड़ा है, तीसरे से जुड़ा है, चौथे से जुड़ा है। मेरे सुख की समझ नहीं है तो मैं मेरी सुख की ड्राइविंग सीट पे हूँ ही नहीं। सर इधर हूँ, सॉरी सर सबसे बड़ा झूठ है ये कि पति पत्नी के बीच में झगड़ा नहीं हुआ या नहीं होता है। हाँ ठीक है, अब मामला पति पत्नी का नहीं है, मामला मानव का है। यदि मेरे भीतर कन्फ्लिक्ट है, भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य की चिंता, तो मेरे भीतर कुछ चलता ही रहता है। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जब मैं बात कर रहा हूँ अपनों की और अपनों से बाहर की, तो इसका मतलब है कि मैंने एक एंटिटी बना ली है जो मेरे आसपास है, और एक एंटिटी है जो बाकी सारे सब कुछ बाहर है। बाहर। तो अब जब मैं बाहर वाले से डील करता हूँ हाँ। तो मैं उसमें तोड़ने की गुंजाइश रखता हूँ। बहुत बढ़िया। लेकिन जब मैं इंटरनल बात करता हूँ तो मैं प्रेशर देके उसको रखना चाहता हूँ, और वहाँ तोड़ने की गुंजाइश नहीं है। हाँ, वहाँ तोड़ने की, बाहर तो हम निपटा देते हैं, यहाँ गुंजाइश, और यहाँ निपटा नहीं सकते। लेकिन वही क्वेश्चन है कि वो प्रेशर यहाँ क्यों है? क्योंकि यहाँ जीने का प्रेशर है। देखो आप तीनों, अब आपने 3 लाइन खींची, उसको मैं बताता हूँ। एक है कि आपके ऑफिस के कुछ लोग हैं जिनको आप जैसे भी, ऑफिस में भी अलग अलग से हमारी दूरियाँ पास नज़दीकियाँ होती हैं, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि इससे नहीं चलेगा, या तो आप निपटा देते हो या दूरी बना लेते हो। फिर आप घर के लोगों के पास आ जाओ। घर के लोगों में आपके भाई बहन, चाचा मामा, है ना, इनके साथ भी एक लेवल का, जितनी फ्रीडम वहाँ थी यहाँ उससे कम है ना, लेकिन फिर भी एक लेवल की फ्रीडम है कि आप थोड़ी दूरी बना सकते हो, थोड़ा जी सकते हो। फिर और नज़दीक आ जाओ, पति पत्नी और बच्चे, जैसा हम बाहर बिहेव कर सकते हैं अब यहाँ और सीमा कम हो गई। तो जितनी हम नज़दीक में आ रहे हैं और फिर पति पत्नी में आ गए, तो यहाँ जीने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, और जीने की हमारी समझ नहीं है। लेकिन इसमें यह भी हो सकता है कि अगर पति पत्नी एक समय पर बाहर ही थे, मतलब मेरी अगर वाइफ है तो एक समय मेरे लिए अननोन थी। हाँ, वो आउटर थी एक समय पे। हाँ, अब वो इन हो गई है। आपने तो स्वीकार कितना लिया उस पर डिपेंड करेगा ना। हाँ, मैं स्वीकार करके हम दोनों साथ में आए। हाँ। राइट। अब क्वेश्चन ये है कि ये भी तो हो सकता है कि मेरा चयन ही गलत हुआ हो। मैंने जो पार्टनर चुना, शायद मैंने वो चयन गलत कर लिया, उस समय मेरी समझ नहीं थी और मुझे चयन क्या करना चाहिए था, वो मैंने चयन प्रक्रिया मेरी गलत थी, इसलिए मैंने उस बाहरी व्यक्ति को अपना बना दिया, जो एक्चुअल में शायद अगर मतलब बाहर रहता तो ज़्यादा मेरे लिए कंफर्टेबल होता। तो अब इसमें मेरे पास अगर प्रेशर ये है कि मेरे को इसको बना के रखना, झगड़ा हमेशा रहेगा, या फिर मैं कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करूँगा, या फिर कोई और तीसरा रास्ता ढूंढूंगा। हाँ। अगर वो प्रेशर नहीं होगा तो शायद मैं एक और चांस दूंगा कि क्या मैं सही चयन कल को कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। ऐसे कितने चयन करेंगे जब तक सही रास्ता नहीं, जब तक सही पार्टनर नहीं मिल जाता है। हाँ, तो ये झंझट हो गया अब नया खड़ा। तो इसका मतलब है कि जितनी तेजी से आप बदलने का सोच रहे हो, सामने वाला आपसे पहले आपको बदलने का सोच रहा है। हाँ, करेक्ट है ना। तो इसमें किसी तरह की कोई स्टेबिलिटी, तो एक इसमें और रास्ता है कि मेरे पास एक कार आती है, मैं कहता हूँ कि ये कार ही खराब है, बनाने लायक ही नहीं है, ऐसा भी हो सकता है।
दूसरा मैकेनिक कहता है कि उसकी तो योग्यता है, लाओ गाड़ी मैं बना देता हूँ, और बना के दे देता है। तो मैं एक अयोग्य व्यक्ति हूँ, मैं अयोग्य मैकेनिक हूँ, मेरे को मशीन हैंडल ही करना नहीं आता है, मैं जितनी भी लाऊंगा सबको यही बोल दूंगा ये मशीन ही ख़राब है, लेके जाओ। तो पहले ये अपने बारे में तय करें कि मैं अपने आप को एक समझा हुआ इंसान मानता हूँ कि प्रोसेस में मानता हूँ। लेकिन फिर अगर मैं जैसे अभी कम से कम 2 दिन में ये निकल के आ गया कि हम जिंदा रहने को जीना मान रहे हैं कि नहीं। जब जीने की हमारी समझ ही नहीं है तो कहाँ जीने की हमारी योग्यता बनेगी। हम सबको नकारते ही रहेंगे। जवानी है तब तक नकार रहे हो, उसके बाद ज़िंदगी में अकेले होगे तो पता चलेगा। मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन अगर मैं यहाँ पर अपने आप को योग्य बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि इस मशीन को मैं समझ सकूँ, तो दोनों मिलके एक दूसरे को दोनों मिलके योग्य बनेंगे और दोनों मिलके एक दूसरे के साथ चलेंगे। लेकिन वो योग्यता है, फिर मुझे जो सेकंड लाइन मेरा रिलेशनशिप है और जो मेरा आउटर है वहां पर ही वो मुझे शो करनी चाहिए। तो इसका मतलब एक ही है भैया, जैसे एक समय था हम सभी अनपढ़ थे, एक समय आ गया हमारी सेकंड लाइन थर्ड लाइन सभी पढ़े लिखे हो गए, और अभी हम जूझ रहे हैं आपस में, क्योंकि हमने एक समय पे ये सोचा था कि बस पैसा आ जाएगा। देखो एक समय पे कैसे माने थे, एक लड़का घर से बाहर चला जाए विदेश तो बाकी के लिए भी रास्ता खुल जाएगा और पूरा परिवार आगे तर जाएगा। एक समय का दौर चला कि बस बेटी को अमेरिका में लड़का मिल गया, लड़की अमेरिका में शादी हुई है ना। ये सब स्टेटस सिंबल हुआ करते थे, धीरे धीरे सब टूट रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमारी जीने की समझ नहीं, अब ये बात इसको मेरे को लगता है अपने को सेंटर में रखना है, क्योंकि एक दिन की चर्चा हमारी इस पर हो गई। पहले अपने आप में तय करो कि मैं ज़िंदा रहने को जीना मान रहा हूँ कि मेरी जीने की क्लैरिटी बनी है। मेरी जीने की क्लैरिटी नहीं बनी है और मेरा ईगो कहता है कि मैं तो सब कुछ समझता हूँ और तुम नहीं समझोगे। सामने वाला कहता है कि मैं तो ठीक हूँ और तुम नहीं समझ रहे हो। झगड़ा केवल इतना है। तो झगड़ा हमारी कंडीशनिंग का है। तो कंडीशनिंग तो अनंत प्रकार की हो सकती हैं, इनमें झगड़ा बना ही रहेगा। यदि हमको ये समझ में आ जाए कि सुख क्या है, सुखी होने का तरीका क्या है, और वो दोनों को स्वीकार हो जाएगा तो दोनों मिलके साथ चलेंगे। तो देखिए मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ, दुनिया के सभी मानव एक जैसे हैं और ये सभी सुखी होना चाहते हैं। सुखी होने का तरीका एक है, सुखी होने की समझ एक है, जर्नी सबकी अलग अलग है। किसी बात को आप 6 दिन में 7 दिन में सबके साथ एक जैसा रिजल्ट आने वाला है क्या? नहीं आएगा। वो हम सबकी जर्नी पे डिपेंड करता है, लेकिन सभी समझ सकते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। चाहे किसी को 1 साल लगे, चाहे किसी को 10 साल लगे। तो इससे ये भरोसा बनता है कि आदमी के साथ जिया जा सकता है। धीरे धीरे इसको देखते हैं, ये बदलने वाला मामला सॉल्यूशन नहीं है। मतलब भैया सुख दुख का संबंध भारी घटनाओं संबंधों नहीं सबसे है, नहीं है, आपके भीतर के भाव से नहीं है बस। इसलिए सुबह भी चर्चा हुई थी कि हम प्रॉब्लम से दुखी होते हैं कि नहीं होते हैं। हम प्रॉब्लम से दुखी होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। ये देखो अभी भी होते हैं। नहीं होते हैं, लेकिन होना नहीं चाहिए। अरे फिर ये सुना नहीं, 2 शिविर तो कम से कम लगेंगे कि सुन पाओ। हाँ, जिनका ऐसा बहुत सारा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम दुनिया में कोई भी व्यक्ति कभी भी समस्या से दुखी होता ही नहीं है। समाधान का ना होना उसकी पीड़ा है। तो समाधान का ना होना हमारी समस्या है, बाकी कोई समस्या नहीं है। तो समाधान क्या होता है? ये एग्जिस्टेंस अपने आप में नियम के साथ है ही। इसका मतलब है एग्जिस्टेंस में कोई समस्या है ही नहीं। मानव में भी अपने आप में शरीर में कोई समस्या नहीं है। जितनी समस्या मेरे सॉफ्टवेयर में है, यदि मेरा सॉफ्टवेयर अभी कंडीशनड माइंड है, ये सॉफ्टवेयर एग्जिस्टेंशियल हो जाए, यूनिवर्सल हो जाए, तो सबके साथ मैच कर जाएगा, सबके साथ कंपैटिबिलिटी आ जाएगी, ये रास्ता निकल आएगा। तो मेरे को लगता है कि सारा प्रॉब्लम हमारी कंडीशनिंग के साथ है। हमारा सॉफ्टवेयर यूनिवर्सल एग्जिस्टेंशियल हो जाएगा तो आदमी के साथ हमारी कंपैटिबिलिटी आ जाएगी और हमको जीने के प्रति विश्वास आ जाएगा। मतलब सारा काम मुझे मेरे भाव और विचार पे करना है। बस अभी ठीक बोला ना एकदम मैंने? ठीक बोला, शानदार। तो इससे अपन मुक्त हो जाते हैं, है ना। लोग तो ही सुधरेंगे तो मेरी ज़िंदगी कैसे चलेगी? नहीं। समझदार होते ही अपने को बुलेट प्रूफ जैकेट आ जाती है। दूसरों की अयोग्यता से अप्रभावित रहना, दूसरों की अयोग्यता को योग्यता में बदलने की क्षमता रखना और अपने जीने का रास्ता निकल आना। सर एक पुरानी बात याद आ गई, शेयर करना चाहता था। हाँ। मैं 2017 में लेक्चरर की तैयारी करने गया था इतिहास से।
2017 में लेक्चरर थोड़ा माइक नीचे कर। प्राध्यापक, हाँ, जो स्कूल में पढ़ाता है, उसकी तैयारी करने गया था। तो 3-4 जो मेरे साथी थे वो मिल गए शाम को। मैं अगले दिन सुबह निकलने वाला था 8 बजे। कोई फ़ायदा नहीं है, सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने रिलेशन हो नहीं सकता, सिलेक्शन नहीं हो सकता। हाँ। फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन नहीं हो सकता। मैंने कहा क्यों, इतने लोग हैं जो हिस्ट्री में RS दे रहे हैं, तूने तो अभी तक पढ़ी नहीं, कैसे होगा। तो वो जब भी मिलते हैं तब वो मुझे बात वही याद आती है क्यों मैंने उसको स्वीकार नहीं किया था। 5-7 दिन तो वो चुपते रहे, वही कि यार उन्होंने कैसे कह दिया कि नहीं होगा जी। तो अब मेरी ये समझ में आया कि मैं उस समय ये स्वीकार करता कि ये वो अपनी सुख के लिए अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं, तो शायद उतना 5-4 दिन खराब नहीं होते। बढ़िया। हाँ जी। आपने कहा कि हर आदमी अपनी योग्यता के हिसाब से, जैसे मैकेनिक के पास गाड़ी आई, अगर वो योग्य है तो उसको ठीक कर देगा, नहीं है तो नहीं कर पाएगा। ऐसे रिलेशन का एग्जांपल दिया भैया ने, शादीशुदा। अब उसके अंदर मैं उतना योग्य नहीं हूँ कि मैं जो अभी करंट पार्टनर है उसको संभाल सकूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? अपनी योग्यता बढ़ानी चाहिए या अपनी योग्यता दोनों को मिलकर शिविर करना चाहिए? इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। जिंदगी को समझने का इतना ऑब्जेक्टिव और इतना क्लियर रास्ता, जो कोई साधना दुनिया के सभी लोगों को स्वीकार होगी कहना मुश्किल है, कोई गुरुजी दुनिया के सभी लोगों को स्वीकार होंगे कहना मुश्किल है, लेकिन हर बच्चा किसी स्कूल में जाके बैठता है, ये पक्का है। तो एजुकेशन एकमात्र चीज़ है जिसकी स्वीकृति, जिसका एक्सेप्टेंस सभी के साथ है। तो मेरे को लगता है कि जब ये हम इस तरह की कोई बात कर रहे हैं, इसमें कोई इज़म नहीं है, इसमें कोई साधना नहीं है, इसमें कोई मूर्ति नहीं है, माला नहीं है ना। तो सीधा सीधा जब ज़िंदगी को हम सेंटर में रख के बात कर रहे हैं, तो वो यूनिवर्सल रेफरेंस या वो हमको एब्सोल्यूट रेफरेंस मिल जाएंगे जिनके चलते हमारी कंपैटिबिलिटी को हम देख पाएंगे। सर इसमें देखो, एक बात बोलता हूँ, इसका सबका निचोड़ बोलने की बजाय, जिंदा रहने, एक्चुअली वो चर्चा ना हमारी बीच में से मिस हो गई, वो मेरा ध्यान नहीं रहा उस समय और वो थोड़ा सा बाईपास हो गया। थोड़ा सा उसका विश्लेषण हम कर लेंगे तो और बेहतर स्थिति आएगी। जिंदा रहने के धरातल पर हम सब की आवश्यकताएं एक रहेंगी कि अलग अलग रहेंगी? शरीर के धरातल पर कोई मिर्ची कम खाएगा, कोई मिर्ची ज़्यादा खाएगा, किसी को AC ज़्यादा ठीक लगता है, किसी को कम AC में ठीक लगता है ना। कोई नीला कलर पसंद करेगा, कोई काला पसंद करेगा, घर के डिज़ाइन, कपड़े के डिज़ाइन। तो कोई व्यवसाय कोई करेगा, कोई व्यवसाय कोई करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिंदा रहने के धरातल पर हम सभी मानव की शक्ल अलग है, हमारी भौतिक आवश्यकताएं अलग हैं, हमारा सब कुछ अलग अलग है और अलग अलग रहेगा, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन जीने के धरातल पर दुनिया के सभी लोगों की सभी आवश्यकताएं और उसके लिए समझ सबके लिए डॉट एक है, इसमें कुछ भी बदलता नहीं है। आप चाह के भी कुछ बदल नहीं सकते। तो जिस दुनिया में हम सब एक हैं ही, एक जैसे हैं ही, उसकी क्लैरिटी हमारी नहीं है। जहाँ हम अलग अलग हैं वहाँ हम एक होने की कोशिश कर रहे हैं, वो चलेगा नहीं। वहाँ अलग अलग हैं यही स्वीकारना होगा। जहाँ हम एक हैं उसकी समझ आने से जहाँ हम अलग अलग हैं उसके साथ जीने की जगह बन जाएगी। तो जहाँ हम एक हैं उसको पहले पकड़ना होगा। तो जीने का स्वरूप जितनी क्लैरिटी से हमारे पास आ जाएगा, उतनी हमारी एक दूसरे के साथ और सभी के साथ कंपैटिबिलिटी दिखना शुरू हो जाएगी। अगर हमारे को 2 इंसान है, एक के साथ कंपैटिबिलिटी दिखती है और एक के साथ लगता है कि शिविर करने की कंडीशनड माइंड है, इसलिए एक ऐसे भी पेयर हैं जिनकी एक ऑर्गेनिक बहुत नेचुरल ही केमिस्ट्री बैठ गई, और ऐसे भी हैं जहाँ बिल्कुल ही आर पार हो गया, है ना। अभी की स्थितियाँ ऐसी हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, मैं फिर से वही रिपीट करूँगा कि स्वयं को शरीर मानते हुए जिंदा रहने के धरातल पर इंद्रियों में सुख तलाशते हुए, रूप बल धन पद से पहचान तलाशते हुए, इसमें आदमी के साथ जीने का जगह ही नहीं बनता है, इसमें शरीर के साथ जीने का जगह बनता है। जैसे टीवी पुराना होता है ऐसे शरीर भी पुराना होता है और हम आदमी से ऊब जाते हैं, ये उसको भी पता चलता है, हमको भी पता चलता है। भाव पक्ष में नयापन बना ही रहता है, उसमें कुछ पुराना नहीं होता है।
तो जब हम भाव के लेवल पे जीते हैं, संबंध की क्वालिटी और उसकी लंबाई अलग तरह से डिफाइन होती है। जब हम शरीर के तल पे जीते हैं, संबंध की लंबाई चौड़ाई अलग तरीके से डिफाइन होती है। तो जीने की वो दुनिया अभी हमारे सामने आई ही नहीं है, इसलिए हमको आदमी के साथ जीने का विश्वास नहीं है, वस्तुओं के साथ जीने का विश्वास। तो थोड़ा सा उसको खुलने दें और धीरे धीरे फिर देखते हैं क्या हो सकता है। भैया मैं इसको ऐसे समझ पा रहा हूँ, जैसे अधिकांश लोग जो अभी लगातार दाम्पत्य जीवन की बात हो रही है, तो भाई हमारी मैचिंग नहीं हो रही है, हमारे विचार नहीं मिल रहे हैं, तो ज़्यादातर दंपति ये कहते हैं कि इसके विचार अलग है, मेरे विचार अलग हैं। तो अभी आपकी बातचीत से क्या मैं ये ठीक समझ पा रहा हूँ कि ये जो विचार अलग है, मतलब ये तो पहाड़ों में घूमना चाहती है और मैं फिल्म देखना चाहता हूँ, उसको कार पसंद है, उसको एसी पसंद है, तो ये सारा का सारा डिफरेंस जिंदा लेने के लेवल पर है। तो ये तो बना ही रहेगा, जबकि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि सबकी राय एक हो जाए। एक बढ़िया आपको एग्जाम्पल देता हूँ जी, एक बढ़िया घटना याद आ रही है, वो एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने ये पहला शिविर, दूसरा था वो, हालांकि बिलासपुर जगह है रायपुर के पास में, हमारे एक मित्र गणेश बागड़िया हैं, उसमें वो शिविर लिया करते थे और उसमें मैं शिविर में पार्टिसिपेंट था। तो उसमें कुछ गवर्नमेंट के ऑफिसर और एनजीओ के लोग थे। तो धीरे से ये हुआ कि जो कमिश्नर बिलासपुर थे, तो उन्होंने अपने घर पे बुलाया, वो शिविर में तो नहीं आए, उन्होंने अपने घर पे बुलाया। तो उनको पता चला कि आप रिलेशंस को लेके काफ़ी पावरफुली बातचीत करते हो और उससे काफ़ी सॉल्यूशन आता है। तो उन्होंने कहा मेरी भी घर की एक प्रॉब्लम है, इसमें आपका दर्शन क्या कहता है। तो उन्होंने प्रॉब्लम बताई। तो हस्बैंड वाइफ दोनों IAS थे। तो उन्होंने बताया कि हस्बैंड को शौक़ है कि वो सुबह बैडमिंटन खेलेगा और वाइफ का शौक़ है कि वो सुबह वॉक पे जाएगी, और लगभग दोनों की 12-14 घंटे की वर्किंग है, वही आधा घंटा सुबह होता है। तो उन्होंने कहा देखो मैं पत्नी छोड़ सकता हूँ, बैडमिंटन नहीं छोड़ूंगा। और पति कहती है कि कुछ भी हो जाए मैं इसको नहीं छोड़ूं। तो बोले अब हमारा सॉल्यूशन बताओ, सॉल्यूशन क्या है। तो हमारे मित्र ने कहा कि देखो प्रॉब्लम ये नहीं है। तो देखो घर हमारा है, प्रॉब्लम हमको पता है। बोले बेशक, बोले घर तुम्हारा है लेकिन समझ आपकी नहीं है, तो प्रॉब्लम ये नहीं है। बोले अच्छा आप बताओ। बोले प्रॉब्लम ये है कि जब दो लोगों के बीच में प्यार का सरोवर सूख जाता है, जब दो लोगों के बीच में प्यार का सरोवर सूख जाता है, तो अपनी बात मनवा के अभी भी मेरी चलती है, या अभी भी अपने जो भीतर जो खालीपन का एहसास फिर अपने अहंकार को भर के हम करते हैं कि अभी भी मैं अपनी बात मनवा सकता हूँ या मनवा लेता हूँ। जब दो लोगों के भीतर प्यार का सरोवर भरा हुआ होता है, तो दूसरे की इच्छा पूरी करके आदमी खुश होता है। तो भरा हुआ छलकता है और खाली रहता है, वो तो लगातार डिमांड ही करेगा। तो यदि प्यार का सरोवर भरा हुआ है दो लोगों के बीच में, तो दूसरे की इच्छा पूरी करके खुश होता है। जब प्यार का सरोवर सूख जाता है, तो अपनी इच्छा पूरी करवा के खुश होता है। बोले देखो ये फिलॉसफिक बातें मेरी समझ में आएंगी नहीं, तुम ये बताओ मेरा बैडमिंटन का क्या होगा। मान लो हमारा प्यार का सरोवर भर गया, तब मेरे बैडमिंटन का क्या होगा। ऐसे बात किया तो बताओ क्या होगा, आप लोग बताओ। वही आधा घंटा है, एक को बैडमिंटन खेलना है, एक को घूमने जाना है, और दोनों एक दो कुछ नहीं छोड़ सकते हैं। कोई 50-50 नहीं होगा। बैडमिंटन बैडमिंटन ही है, घूमना घूमना ही है। 15-15 मिनट नहीं हो सकता है। 15 मिनट में क्या गेम होगा, माइक से बोलो। एक को त्याग करना पड़ेगा ना। त्याग करना ही नहीं है, हम तो दूसरे को त्याग कर देंगे, बैडमिंटन त्याग नहीं आज अगर दोनों स्वीकार कर ले कि इसकी खुशी अगर खेलने में है तो इसको बैडमिंटन खेलने दिया जाए, और इनकी खुशी अगर वॉक में ये है। नहीं हो सकता है। बैडमिंटन बैडमिंटन है, घूमना घूमना है। ऑल्टरनेट डे कर सकते हैं या फिर साथी दूसरा ढूंढ लो करने के लिए। ऑल्टरनेट डे कर सकते हैं क्या, कि एक दिन बैडमिंटन खेले। नहीं नहीं, रोज बैडमिंटन खेलना। या फिर बैडमिंटन के लिए दूसरा साथी ढूंढ लो, वॉक के लिए दूसरा ढूंढ लो। ये काफी मैच कर रहा है आपसे। हाँ जी। और उसको शिविर में आ जाना चाहिए दोनों को।
हेलो, उसमें दोनों चीज़ हो सकता है सर। अगर दोनों में सहमति हो तो वो बैडमिंटन भी खेल सकता है, वो वहीं पे वॉक भी कर सकती हैं। बस इतना ही सिंपल है। कोर्ट के चारों तरफ चक्कर लगा लेगी, कोर्ट तो बड़ा ही होता है। पहले भी घर के चक्कर लगाने की पुरानी आदत थी ही, जब शादी नहीं हुई थी तो घर के चक्कर लगाते ही थे। तो इसका मतलब इतना ही हुआ, जब दो लोगों के बीच में प्यार होगा तो कोई रास्ता निकल ही आता है। सवाल केवल इतना है कि जब प्यार होता है तो दूसरे की इच्छा पूरी करके खुश होते हैं, जब प्यार नहीं होता है तो अपनी इच्छा पूरी करवा के खुश होते हैं। प्यार का मतलब देना है और कटोरे का मतलब पाना है। सर, प्रेम का भाव कैसे जागे है? ये प्रेम का भाव कैसे जागे? आपने कहा ना प्यार हो, जागे कैसे? जागेगा। हाँ, ये पिछले 5-1 दिन में जाग जाता है, और दोनों साथ में रहें तो और अच्छा जागता है। अरे हर एक सवाल का यही जवाब है तो सवाल नहीं करे फिर। और क्या? नहीं नहीं, सवाल का तो कैसे, कोई एकदम कोई रेडीमेड आंसर नहीं है। प्यार मेरे को ऐसा स्विच नहीं है कि मैं आपका माथा दबाऊंगा प्यार जग जाएगा। आपके भीतर इवॉल्व होगा, तो आपके भीतर इवॉल्व होगा, वो प्रक्रिया चल रही है, आप देखते जाइए ये कैसे इवॉल्व होगा। हाँ जी। अगर दूसरा आना ही ना चाहे शिविर में तो? हाँ, ये थोड़ी मजबूरियाँ ज़रूर हैं। तो देखिए, अभी मैं आज ही आपको बता रहा था, वो करौली के हमारे एक मित्र हैं, कहाँ गए, आज दिख नहीं रहे। वो 5 साल बाद अब अपने परिवार के कुछ लोगों को लाने में सफल हुए। इसमें 5 साल लग गया। तो ये परिस्थितियाँ हैं ही हैं। ये थोड़ा सा मेरे को लगता है कि जब मैं गुजरात में देखता हूँ तो एक फैमिली के 25 लोग एक साथ, 15 लोग एक साथ, 5 लोग एक ही। अभी 325 लोगों का शिविर था जो अभी करके आ रहा हूँ। 325 लोगों के शिविर में लगभग 10-12 फैमिलीज थी जो घर लॉक करके ही आए थे। पूरी फैमिली एक साथ, 5 लोग, 10 लोग, 12 लोग। सर, हमको 3 साल लग गया लाने में। कहाँ हो? इधर। हाँ, सर, हमको 3 साल लग गया और मैंने बहुत भागीरथ प्रयास किया, तब इस बार ला पाया हूँ। देखो आपको कितना चाहते हैं। और इस बार मैंने इनसे हर बार तो एक दिन हसीना मान जाती है। नहीं सर, इस बार दूसरी टेक्निक इस्तेमाल की है। इस बार टेक्निक दूसरी इस्तेमाल की है। हर बार मैं इनसे कहता था चलने के लिए। हाँ। इस बार मैंने पूछा ही नहीं। अच्छा। मैंने बच्चों को तैयार कर लिया, फिर इनकी बहन को तैयार कर लिया। तो जब अब कहाँ जाएगी? नहीं तो ये कहीं कि हमसे आप नहीं पूछ रहे हैं। हाँ। हम कहे तुम्हारी इच्छा हो चलना, नहीं चलना मत चलना। हाँ। तो अब ये खुद ही आ गई। ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है। हाँ जी। हेलो सर, जैसे मैम वॉक करती थी तो अकेले सर बैडमिंटन कैसे खेलेंगे? हैं? क्या बोल दिया? नहीं, जैसे मैम वॉक कर रही है बैडमिंटन के आसपास, मतलब ऐसा कोर्ट के, तो अकेले सर बैडमिंटन कैसे खेलेंगे? नहीं, बैडमिंटन का तो पार्टनर दूसरा। अच्छा, ठीक है। हेलो। और तुम्हारी अभी शादी नहीं हुई है लगता। भैया, कहाँ हो? भैया, अगर खुद में विश्वास है, जब सारा काम हमें अपने पे ही करना है, तो क्या फ़र्क पड़ता है कि पार्टनर आता है नहीं आता है, घर का कोई मेंबर शिविर अटेंड करता है नहीं करता? ठीक है, उससे फ़ायदा मिलता है, लेकिन नहीं करना चाहता है तो ठीक है, काम तो सब अपने पे ही हो रहा है। नहीं, उसमें बात तो आपकी ठीक है। देखो, कोई पत्नी लौट के हस्बैंड को समझा पाएगी क्योंकि वो पहले ही समझा हुआ होता है। कोई पत्नी पति को समझा पाए, कोई बात के लिए मना ले, ये अलग बात है। समझा पाए जिंदगी, ये अलग बात है। तो पति ये माने हुए होता है कि मैं तो समझता हूँ प्रॉब्लम तुम्हारी है। सारे पति ये सोचते हैं कि पत्नी शिविर में चले जाए, मैं तो ठीक ही हूँ। है ना? और पति शिविर करके जाए, पत्नी को समझा पाए, ये तो होता नहीं है। तो इसका मतलब है, और जब तक आपका उत्साह बना रहेगा, कुछ दिन में आपका ठंडा हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि दोनों साथ में रहने से, इवन पति पत्नी भी ना रहें, किसी भी परिवार के 2 लोग साथ में होने से, लौट के बातचीत करने के लिए दूसरा मिल जाता है। जब आप लौट के घर जाओगे, अब दूसरे को तो बोल नहीं सकते तुम जिंदा हो, जी नहीं रहे हो। वो तो आपकी खटिया खड़ी कर देगा, कहाँ से गए थे,
वो तो मेरे तक आएगा कौन था। तो इसका मतलब है कि किसी भी परिवार में से मिनिमम 2 लोग आने से लौट के बातचीत करने का माहौल बना रहता है, आप अपने आप को सर्वाइव रख सकते हो, और परिवार के जितने लोग फिर उसमें आ जाएं तो उतना हमारा काम आसान हो जाता है। हम एक दूसरे को नहीं समझा सकते, हमारी कंडीशनिंग हमारे साथ। परिवार में साथ रहने से एक बीमारी आती है, और पति पत्नी में ये बीमारी ज़्यादा पाई जाती है साथ में रहने से, उसका नाम है निकट दोष। ये निकट दोष नाम की बीमारी पाई जाती है। तो पहले कम से कम वाइफ लोग जो है साल में महीने मायके वायके जाया करती थी 1 आध महीने के लिए, तो उसमें दोनों को एक दूसरे के गुण याद आते थे, तो लौट के थोड़ा सा जैसे मोबाइल रिचार्ज हो जाता है। अभी ये पत्नी जाती ही नहीं है, और जाती है तो वो पीछे पीछे साथ जाता है, तो मोबाइल डिस्चार्ज ही रहता है ऐसा। हाँ जी बोलिए, आप कुछ कह रहे थे, गई? अच्छा चलिए, काफ़ी बात हो गई भैया। लास्ट। हाँ, पहला शिविर मैंने अकेले किया, हाँ, दूसरा फिर सहपरिवार किया, और तीसरे में पत्नी ने कहा आप यहीं रहो, मैं जा रही हूँ। आप तो यहीं रहो, मेरे को शिविर की ज़रूरत है, मैं जा रही हूँ। हाँ। और बहुत लोगों ने आश्चर्य किया कि मेरे स्कूल के विद्यार्थियों को मेरी पत्नी शिविर में लेके गई। बहुत बच्चियाँ थी तो बोले नहीं मैं जाऊंगी इनके लिए, आपके बोर्ड के एग्जाम है तो मैं लेके बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आप ठीक कह रहे हैं, दुख होता है उस समय जब हमारे रिलेटिव्स और हमारे खुद के जो हमारा अपना परिवार है काका बाबा का, उनके बच्चे भतीजे भतीजियाँ शिविर में मैं नहीं ला पाया उनको, तो मुझे बहुत दुख है। लेकिन मैं अपने विद्यार्थियों को बहुत आसानी से ला पा रहा हूँ 2 शिविर से। तो दुख होता है कि हमारे जो बहुत करीब के लोग होते हैं वो हमको नहीं समझ पाते। वही निकट दोष। जी, निकट दोष होता है सर। उसका इलाज ये है कि जो उनके टीचर्स हैं उनको समझा दो, वो ले आएंगे। सर जैसे कि अभी मेरे पेरेंट्स हैं, वो अस्वीकृति है इनके इस शिविर को लेके, वो मुझे नहीं भेजना चाह रहे थे। हाँ, तो आप किसके थ्रू आए? मैं मेरे मेंटर के थ्रू आया। तो मेरे कॉलेज में मेंटर है, उन्होंने मुझे भेजा। तो क्या मैं ये चीज़ मानूं कि वो मुझे अच्छे से जानते मेरे पेरेंट्स, इसलिए मुझे शिविर में नहीं आना था, क्योंकि मेरा स्वीकृति है इस शिविर में आने का। तो सर इस केस में मुझे क्या करना चाहिए? मैं उनको कैसे समझाऊं कि मेरी स्वीकृति है, ये शिविर मेरे लिए काम की चीज़ है, क्योंकि उनको अस्वीकृति है। ठीक है, आप तेज़ी से आगे बढ़ो, आपके आचरण में कोई चेंज आएगा, आपकी पर्सनैलिटी में स्टेबिलिटी आएगी, आपके रूटीन वर्किंग में बिहेवियर में चेंजेस आएंगे, उसको परिवार नोटिस करता है। और कोई मुहूर्त आएगा जब बैठ के बात कर सकते हैं, है ना। थोड़ा धैर्य चलने दो, 1 साल कम से कम दो अपने आप को। सर। हाँ जी। मैं अशोक कुमार भीलवाड़ा से, और मेरी बेटी खुशबू है, उसने 3रा शिविर है इसका, मेरा पहला है। कौन है बेटी? खुशबू। अच्छा, ओह बढ़िया। मेरा पहला शिविर है। हमारे बीच में वैसे दोनों पति पत्नी के बीच में कोई ऐसा नहीं है बात, लेकिन जब इसके ससुराल पक्ष वालों की बात ये कर लेती है कुछ भी, तो मुझे दिक्कत हो जाती है। और मेरे भाई और बहनें, उनकी कोई बात होती है तो ये इसको दिक्कत होती है। स्वीकृति का भाव जहाँ तक फैला है, देखो अब ये स्वीकृति का भाव और सिकुड़ गया है। पहले ये था कि 2 परिवारों में शादी होती थी, अब लड़की को लगता है कि मेरी शादी लड़के से होती है, उसके परिवार से नहीं होती है, तो उसका स्वीकृति का दायरा बहुत छोटा है। इसलिए वो तो अब तो आप दूसरों की बात कर रहे हो, अब तो परिवार के लोगों की बात भी करना हो सकता है ठीक ना लगे किसी को। तो ये सब मामला ऐसा ही है कि जब तक वो जो इन्होंने कहा कि शादी का कोई एग्जिस्टेंशियल मीनिंग होगा, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि शादी का यदि जो कुछ हो रहा है, जैसे एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, न्यू है ना, फिर मॉलिक्यूल है, पिंड है, टिश्यू है, ऑर्गन है, बॉडी है, इतनी सारी प्रजातियां हैं, प्लैनेट है, सौर मंडल है, गैलेक्सी है, सब कुछ एक नियम से चल रहा है, आपस में कोई गलती नहीं हो रही है। लेकिन मानव एक ऐसी एंटिटी है, मानव के अलावा बाकी जितनी भी एंटिटी है उसमें वो सॉफ्टवेयर बाय डिफ़ॉल्ट नेचुरली वो लोड होता है, वो प्रकृति के नियम को फॉलो करता है। मानव उसी प्रकृति के नियम को समझपूर्वक फॉलो कर पाता है। तो इसका मतलब है कि हमारा मानव का इस धरती पे प्रकट होना, मानव का शादी करना, बच्चों का पैदा होना, जिंदगी का होना, ये सब कोई प्रकृति का नियम है।
जब तक हम उस प्रकृति के नियम की रोशनी में पैदा होने से लेके, बड़े होने से लेके, व्यवसाय से लेके, शादी से लेके, ये सारा रूट जब तक सेट नहीं होगा, तब तक ये तमाम समस्याओं का आने का इतना ही मतलब है कि एग्जिस्टेंस बोले, नियति बोले, वो बार बार हमको इशारा करता है कि यहाँ ज़िंदगी नहीं है, ज़िंदगी कहीं और है, आगे जाओ, आगे जाओ, आगे जाओ। इसलिए बढ़िया सूत्र है कि मानव समीक्षा विधि से आगे बढ़ता है। समीक्षा विधि से आगे बढ़ने का मतलब है मानव समीक्षा विधि से आगे बढ़ता है, इसका अर्थ है कि अधूरेपन के अधूरेपन को पहचान लेना, अधूरेपन के अधूरेपन को पहचान लेना। कभी हमको लगा था कि रोटी कपड़ा मकान होने से जीना हो जाएगा, वो आके देखा नहीं हुआ। कभी लगता था पीएचडी होने से हो जाएगा, वो करके देखा नहीं हुआ। कभी लगता है बड़े पद पे आने से हो जाएगा, वो करके देखा नहीं हुआ। कभी लगता है समाज में कोई बड़ी पहचान होने से हो जाएगा, वो करके देखा नहीं हुआ। तो वापस लौट के बुद्धू घर को आए का मतलब है अपने मानव होने को समझे बिना हमारा जीना नहीं होगा। तो हम आगे की शुरुआत कर रहे हैं जी। थैंक यू सर जी, बढ़िया, धन्यवाद। हाँ जी, बोलिए। तो एक बार लिख डालिए पूरी चर्चा से क्या समझ में आया, जो भी कुछ आज हमने बातचीत किया है उससे क्या समझ में आया, कोई कन्फ्यूज़न, कोई क्वेश्चन, जिज्ञासा, सब एक बार ब्लैक एंड वाइट में कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से उठने के बाद फिर आप कर नहीं पाते हैं। हेलो, हाँ सर। हाँ जी, मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि दाम्पत्य जीवन के संबंध में जितनी भी समस्याओं का निराकरण के संबंध में मंथन हो रहा है, इस मामले में जो बाल विवाह है हमारे समय में बड़े प्रभावी थे। उस समय ये कोई समस्या भी नहीं थी, और अपने आप में परफेक्ट होना और शादी की उम्र बढ़ना, ये दाम्पत्य जीवन में कैसे इस समस्या संभव नहीं लगता है। आने वाली पीढ़ी में सिर्फ बातें रह जाएगी, कानून काम करता रहेगा, अपने आप सब दुखी होते जाएंगे। ये मेरा व्यक्तिगत। नहीं, वो जिनका बाल विवाह होता है वो भी तो कभी बड़े होते होंगे। बड़े होते हैं तब ऐसा नहीं होता है, बचपन में पैदा हो जाते हैं बच्चे, सामाजिक जीवन का मिलन होता है। और पहले वो कविता गाते थे कि राजा मोहरदद से शादी कर दी तो भी उसको स्वीकार थी, और पति को परमेश्वर मानते थे। आज कितनी औरतें पति को परमेश्वर मानती है, क्योंकि वो परमेश्वर। मेरी मैंने आयु समकक्ष वालों की बात है। नहीं, वो ठीक है, पर समय के साथ साथ जैसे बच्चों ने देखा कि माँ बाप का सम्मान करना चाहिए, पर वो कुछ ऐसे काम करते हुए पाए गए, ऐसे आचरण से पाए गए कि बच्चों ने निष्कर्ष निकाल लिया ये लोग उतने बड़े नहीं हैं जितने बड़े हम इनको मानते हैं, तो उनका सम्मान नेगेटिव हो गया। उसी तरह इतने सालों में पत्नियों ने पति को परमेश्वर मान के चले। इतने सालों में पीढ़ी दर पीढ़ी उनके आचरण देख के ये सिद्ध हुआ कि परमेश्वर तो दूर है, इसमें इंसान भी कभी कभी गायब हो जाता है।